नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी में। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत आप सभी का। जंतर मंतर का धरना और सदन में हंगामा और सदन में पॉलिटिकल लड़ाई लगातार चौथे दिन जारी है। जंतर मंतर पर छात्रों की लड़ाई के बीच संसद में भी अभी तक बात नहीं बन पाई है। संसद की कार्रवाई आज भी नहीं चल पा रही है, बार बार स्थगित हो रही है और छात्र भी कह रहे हैं कि हम भी यहां से नहीं उठेंगे जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है। इस सब के बीच आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि प्रधानमंत्री ने छात्रों के मुद्दे पर और पेपर लीक के मुद्दे पर आज एक एक्स पर पोस्ट करके अपनी बात लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इस संबंध में निर्देश भी दे दिए गए हैं कि ताकि आवश्यक कार्रवाई विभाग करें और विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक बयान है इस पूरे मैटर से जोड़ करके। अगर आप देखें, इससे पहले उन्होंने सोमवार को एनडीए की मीटिंग में, सोमवार को या मंगलवार को एनडीए की मीटिंग में उन्होंने जरूर कहा था, ऐसी बात उन्होंने कही थी कि देश का धुरंधर से धुरंधर वकील हम लगाएंगे, जिन लोगों ने पेपर लीक कराया उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। लेकिन वो क्योंकि एक क्लोज डोर मीटिंग थी, एनडीए के एमपीज को वो संबोधित कर रहे थे, तो बाहर आकर उन्होंने क्या बोला था ये केंद्रीय दूसरे मंत्रियों ने बताया था। ये उनका पहला पब्लिक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है और इससे भी वो एक तरीके से उन्हीं लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हों, छात्र हों जो सड़क पर हैं, कि आपकी चिंता हमको है, सरकार को है। और ये सीधा प्रधानमंत्री देश का कह रहा है। और पेपर लीक मुद्दा आपके लिए बहुत बड़ा है तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा है और हम उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अब सवाल है, क्या इससे मामला शांत होगा? इससे बात बन जाएगी क्या? पॉलिटिकली तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दिख गया। राहुल गांधी का जवाब भी जो है इसके ऊपर आ चुका है और राहुल गांधी ने कहा कि साहब इस सब से कोई लेना देना नहीं है, आप तो ये बताओ कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो है वो आप कब करवा रहे हो और बाकी जो मांगे हैं, मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने बर्बरता की, उनका कहना है कि पुलिस वालों ने जो बर्बरता की उस पर आप क्या कर रहे हो, ये आप बताइए। अमित शाह जी ने भी इस पर पोस्ट किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री का पोस्ट भी इस पूरे मामले पर, ये उनका भी पहला ही बयान है। अभी तक होम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट इस पर नहीं आया था, लेकिन ये उनकी तरफ से भी एक पहला ही स्टेटमेंट है और उन्होंने प्रधानमंत्री के ही इस बयान को कोट करते हुए अपनी बात लिखी है और वो ये कह रहे हैं कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प भी है। वो भी फिर पेपर लीक वालों की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यू आर द वन हु हैज हार्म्ड द फ्यूचर ऑफ द यूथ द मोस्ट। प्रधानमंत्री से कह रहे हैं आपने सबसे ज्यादा नुकसान किया है, आपने अलाउ किया, एंकरेज किया एजुकेशन सिस्टम की टोटल कैप्चर और डिस्ट्रक्शन को, और आपने हर उस आदमी को बचाया जो इसका जिम्मेदार है। और फिर उन्होंने अपनी मांगे लिखी हुई, जिसमें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। अब मेरा सवाल तो ये है, मेहमानों से पहले राउंड की बात कर ले, फिर पार्लियामेंट का एक अपडेट आपको दूंगा। प्रधानमंत्री के इस पब्लिक अपील का क्या असर होने जा रहा है? अपील नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि हम भी चिंतित हैं और हम कर रहे हैं आपके मुद्दे के लिए, उसका हल ढूंढने के लिए कुछ काम। नहीं, देखिए, एक तो ये कि ये देरी से आया हुआ बयान है और मैं ये उम्मीद कर रहा था, मैंने शायद कहा भी था कि इसको सदन शुरू होने के पहले ये बयान आना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं तो उसका निश्चित तौर पर महत्व होता है। किसी भी सरकार में, लोकतंत्र में अगर पीएम किसी बात पर लिख रहा है, बोल रहा है, तो उसका सीधे असर होता है। लेकिन कई बार होता है ना कि जो दवा किसी बीमारी की दी जाए तो कहते हैं कि उसका कितना देना है, तो अलग अलग डॉक्टर कहते हैं कि इतने एमजी की, इतने एमजी की, या 2 डोज एक बार लेना है। अब ये थोड़ा सा मामला गंभीर हो चला है और उसमें सिर्फ ये जो पोस्ट लिखी है प्रधानमंत्री जी ने, उतने तक से बात नहीं बनने वाली। अब ये तो देश को पता होना चाहिए कि पेपर पहले लीक होता था, मेडिकल के एग्जाम में गड़बड़ियां होती थी, इसीलिए एनटीए के अंतर्गत लाया गया। ये मतलब देश के लोगों को ध्यान में रहे, क्योंकि मान लीजिए आज कोई व्यवस्था हो, कल कोई नई व्यवस्था है, उसमें पेपर लीक हो, तो लोग कहें कि ये क्यों है। तो ऐसे ही एनटीए जो आया था, वो इस सरकार ने, चूंकि पहले बहुत पेपर लीक होते थे, सीट बिक जाती थी, मतलब बहुत गड़बड़ियां होती थी, इस वजह से एनटीए लाया गया। इसमें ये गड़बड़ियां हुई हैं। अब उसके बीच में ये लगातार छात्रों का आक्रोश, बहुत सी ऐसी चीजें हुई, कुछ बच्चों ने अवसाद में आकर जान दे दी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसके बाद एक परीक्षा भी हो गई, फिर ये अचानक एक टिप्पणी आती है, सीजीआई की टिप्पणी, और उसको उठाकर शुरू हो जाते हैं। अब इसको अगर मैं जोड़ूं
सीधे हो सकता है लगे कि ये अतिरेक में कर रहा हूं, लेकिन ठीक वैसा ही है जैसे हाई कोर्ट के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद मणिपुर में बवाल शुरू हो गया था वहां आक्रोश था, दोनों जनजातियों के बीच में संघर्ष था, उसमें भी सरकार की कोई भूमिका नहीं, इसमें भी सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और सीजीआई ने कोई किसी यूथ को कहा भी नहीं था। वो तो जो लोग आरटीआई डालते हैं, जो लोग वकील बन के चले जाते हैं, उनके लिए कहा था। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो उसको एसेस करने का, अनुमान लगाने का काम किसका है? भारत की सरकार का है, भारत के गृह मंत्रालय का है। और प्रदर्शन जब शुरू हुआ और सोनम वांगचुक की तबीयत खराब होने के बाद, तो उस वक्त मुझे लगता है कि जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब पीएम की ये पोस्ट, ये मैं इसको एक महत्वपूर्ण कदम मानता हूं, लेकिन अभी इसके आगे बहुत कुछ होगा। दो बातें कह रहे हैं, आपने कहा ये देरी से आया है और आपने ये भी कहा दवा वाली जो बात आप कह रहे थे कि अगर ये दवा है तो दवा थोड़ी कमजोर है, कमजोर है ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। एक लाइन और बोल दूं जैसे प्रियंका जी ने कहा था ना, अभी उनका वीडियो बड़ा वायरल है कि भाई अशोक गहलोत जी ने बड़ी कोशिश की लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री का कांग्रेस के बयान चल रहा है राजस्थान के कि अरे कोई हमने कराया है, जो हम त्यागपत्र देते, वो तो मतलब पत्रकार से लड़ रहा है, रिपोर्टर से। मैं ये मानता हूं कोई धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी लीक कराई, लेकिन कहीं तो जाकर रुकना चाहिए, कहीं तो उत्तरदायित्व। देखिए लोकतंत्र में उत्तरदायित्व से महत्व कुछ नहीं होता है। देखिए अब प्रधान तो जी को त्यागपत्र मैं तो देना पीछे चाहिए। की बात भी नहीं करना चाहता ज्यादा, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे पेपर लीक, सरकार ने क्या किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया, सीजीआई की टिप्पणी से ये फिनोमेना बन गया, बहुत पानी बह गया गंगा में उसके बाद। बिल्कुल। अब सवाल यह कि इस वक्त जो स्थिति है आप उसको कैसे ठीक करोगे? क्या स्थिति है कि दिल्ली में लोग धरने पे बैठे हुए हैं, उसमें छात्र भी होंगे, उसमें पॉलिटिकल लोगों के लाए हुए लोग भी होंगे, उसमें अराजक तत्व भी हैं, फॉर श्योर है, क्योंकि रोज शाम को अंधेरा होने के बाद वहां पर भीड़ जो है वो बढ़ने लग जाती है और वो फिर पुलिस के साथ धक्का मुक्की मारपीट करती है। ये रोज हम ये आज चौथा दिन हो गया, हम लगातार 3 दिनों से ये देख रहे हैं। तो अब इसको संभालने के लिए आप क्या करोगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बगैर ये स्थिति बेहतर हो सकती है? बहुत से लोगों को लगता है नहीं हो सकती। देर सवेर सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ेगा। सरकार अभी थोड़ा इंक्रीमेंटल एक एक कदम आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे, वो एकदम से वहां नहीं पहुंच रही है। वो पहले चर्चा के दरवाजे खोले, छात्रों के साथ भी, सोनम वांगचुक के साथ भी, फिर उन्होंने कल भी अपील की कि आइए बात करते हैं। कल वो लोग नहीं गए जो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन सोनम वांगचुक की अपील भी आज जारी होगी, उसके बारे में बात करूंगा। अब प्रधानमंत्री का ये पोस्ट आना, ये सब एक दिशा में तो जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो करना पड़ेगा, क्या उससे बचा जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी स्थिति बहुत ही एक, जिसे कहते हैं ना कि एक टकराव की स्थिति आ गई है। जो मांगे हैं और जो दिखाई दे रहा है, शाम को हमने देखा कि कल 8:30 बजे रात में पत्थरबाजी शुरू हो गई। जो सीपी के कॉनॉट प्लेस के जो डीसीपी थे, उनको पत्थर से चोट लगी, उनके खून बह रहे थे। जो पंजाबी बाग के पुलिस स्टेशन के कुछ लोग थे, उनको पत्थरों से चोट लगी। मुझे लगता है कि अब इस सुनियोजित तरीके से इस मूवमेंट को वहाँ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और वो उस आधार पर कोशिश की जा रही है जो बांग्लादेश, नेपाल के अंदर हुआ, उस प्रकार के आंदोलन को रूप देने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा आप पूछेंगे क्यों ऐसा आप कह रहे हैं, तो पत्थरबाजी, प्रधानमंत्री के घर के पास का घेराव, इसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका, कनाडा और बाकी जगहों से लोग जोमेटो पर जो है वहाँ ऑर्डर खाना भेज रहे हैं, वहाँ पर खाना भेज रहे हैं प्रदर्शनकारियों के लिए। उबर, ओला से ग्रुप बना करके टाइमली भेजा जा रहा है लोगों को वहाँ पर, जंतर मंतर पर, ताकि हमेशा वहाँ, कल भी सुनने में आया कि वहाँ करीब 30-35 हज़ार के आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई थी शाम होते। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है कि अब इसको बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहा है, और ये पूरे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल के लोग भी उसमें, केजरीवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं, बैक से केजरीवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और बाकी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। सर, आप लोग बीमारी बता रहे हैं, मैं इलाज पूछ रहा हूं। इसका इलाज यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसका इलाज नहीं है। जो फास्ट ट्रैक जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की है, जो लोग पकड़े गए हैं उनको त्वरित उन पर कार्रवाई करना, ये आश्वासन प्रधानमंत्री जी की तरफ से बिल्कुल सही आया है। और दूसरी बात,
मुझे हैरानी हो रही है कि विपक्ष जो है कल तक चर्चा की बात कर रहा था, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कल नड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, सरकार अब चर्चा के लिए तैयार है। ये बात सरकार को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, ये इसमें लेट किया। सर ये मेरा पॉलिटिकल से ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि ये सड़क पर जो है लोग हैं इनको घर भेजने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। देखिए, अगर आपने बात की है, मैं एक बार खड़गे जी का आज वो पार्लियामेंट में खड़गे जी और रिजिजू जी के बीच में जो हुआ है केंद्रीय मंत्री, वो एक बार दिखा दें। खड़गे जी ने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सोचिए, खड़गे जी ने कहा ये तो भड़काऊ है, ये इंस्टिगेट करने वाला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का। प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले बिहार का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए तो हर आदमी एक्सट्रीम में ही बात कर रहा है इन दिनों जो है। अब आप प्रधानमंत्री के बयान को ये नाकाफी कह लें, इन्होंने कहा देर से आया कह ले, इंस्टिंक्ट भड़काऊ कैसे कह सकते हैं इसको? कह रहे हैं कि हम जेल भेजने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं। बताइए सर। खड़गे साहब विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, वो उसी तरह से बात कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री का बयान का स्वागत तो करते हुए हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो स्वागत करेंगे। मसला यह है जो आप बात कर रहे हैं कि एक तो जैसे अभी बात हुई कि देर से आया बयान है, देर से इलाज किया गया और दवा भी कम है। अक्सर होता है, कई बार आप जाते हैं किसी बड़ी बीमारी में तो डॉक्टर कहते हैं बहुत देर कर दी आपने, है ना, तो बहुत देर कर दी तो फिर क्या होता है कि सर्जरी करनी पड़ती है। तो अब बहुत देर जब आपने कर दिया तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। और इस सरकार में मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं है, सरकार में प्रधानमंत्री जी को सब लोग बहुत ऐसा मानते हैं कि जिद्दी हैं या तय करते हैं। मैंने देखा पिछले 12 साल में बहुत फ्लेक्सी हैं, फ्लेक्सिबल है, लचीले हैं। लचीले देखिए, जब एमजे अकबर का मामला हुआ मीटू का तो काफ़ी दिन हंगामा हुआ। ये तो होता ही है, सरकार में कोई एक दिन में तो कोई इस्तीफा ले लेता नहीं है, लेकिन उन्होंने मीटू में एमजे अकबर का इस्तीफा लिया। कोविड पर जब बहुत हंगामा हुआ, सरकार को लेकर बड़ी आलोचना हुई, कामकाज को लेकर हुई, जो काम किया वो भी है लेकिन आलोचना बहुत हुई, तो डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ। किसानों का जब आंदोलन हुआ और लंबे समय तक नहीं थमा तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब का इस्तीफा हुआ। ठीक है, मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार सरकार में और जुडिशरी के बीच में काफ़ी तनातनी हो गई, तो फिर लॉ मिनिस्टर को जाना पड़ा। ठीक है, एक बार इंडस्ट्रीज और एनवायरनमेंट में बड़ी कसक हो गई, तनातनी हो गई, तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर को जाना पड़ा। एक बार संघ और एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफ़ी खींचमतान हो गई, तो एजुकेशन मिनिस्टर को जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी लोगों की भावना को, माहौल को, समाज को देखते नहीं, वो करते हैं। हो सकता है कि उनका अपना करने का तरीका और वो कैसे देंगे। तो मुझे लगता है कि इस बीमारी का इलाज भी धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ है। एक बात और समझनी चाहिए कि सरकार जब बार बार ये कहती है, ये बनाया जा रहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सदन में करना चाहिए। कल और आज शायद सुबह की बात है कि एनडीए और अपोजिशन के एमपी संसद में प्रदर्शन कर रहे थे आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने आकर के। तो जब सरकार बात करना चाहती तो एनडीए को प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है? कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने तुरंत में महासचिवों की बैठक बुलाई, 8 महासचिव वहाँ पहुँचे, 3 घंटे बैठक हुई और उसमें बताया गया मुझे कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि सारे कांग्रेस के दफ्तरों पर हल्ला बोल कीजिए। तो क्या ये बातचीत का तरीका? सरकार ऐसे बातचीत करती है? वो प्रधानमंत्री के आवास पर कांग्रेस के प्रदर्शन, हाँ ठीक है, मैं उस पर जा नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उससे क्या आप समझते हैं कि विपक्ष जो है आपके साथ बातचीत के लिए तो कल भी बात की, इससे बचना ही चाहिए था, आप तो टकराव को बढ़ावा दे रहे हो। तो वो टकराव बढ़ रहा है, इसलिए अब संसद में कोई बात होगी कि नहीं होगी, मुझे तो इसमें लग रहा है कि अब आप जब आपकी बात का मतलब कि इस्तीफा तो होगा,
आपको ही लग रहा है कि मुझे ऐसा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? होगा ही, और सवाल उसके है बिना कब तक, कब होगा ये मैं नहीं बता ये सकता। माहौल कब तक चलने दिया जाएगा, जी। सवाल इस बात का। चलें ठीक है, बट आप कह रहे हैं कि इलाज वही है। इलाज वही है, अब मैं आपको हमें जरा- ऐसा लगता है, बाकी तो सरकार अभिजीत जानती है। दीपके का बयान में सुना देना चाहता हूं। एक्चुअली कल की एक और डेवलपमेंट है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि सोनम वांगचुक जो थे उनसे, क्योंकि परसों रात मिलके आए थे जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह दोनों मंत्री, तो उन्होंने कल पहले एक चिट्ठी जारी की। वो चिट्ठी में उन्होंने चिट्ठी देख करके तो ये लगा कि बात बन गई, बस हो गया काम, अब तो झगड़ा निपट गया। चिट्ठी में उन्होंने कहा आप मुझसे मिले, धन्यवाद आपका, और आपने मुझे 2 आश्वासन दिए हैं कि हम उन परिवारों को मुआवजा देंगे जिनके बच्चों ने अपनी जान ले ली, जान दे दी, और दूसरा कि आप डिस्कशन करेंगे पार्लियामेंट में और आप इस पर विचार करेंगे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो या ना हो, विचार करेंगे, इतना ही भर। उन्होंने ये नहीं कहा कि होना चाहिए। मांग उनकी एक ही थी कि कोई किसी भी छात्र के ऊपर कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, इसका आश्वासन दे दीजिए, मैं अनशन तोड़ दूंगा। अब उसके बाद उनका वो आश्वासन, उनको क्या मिला इसका जवाब नहीं आया। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया, वीडियो में भी उन्होंने सेम ये बात की। वीडियो में कहीं इस्तीफे का जिक्र नहीं है। सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन का चेहरा, मैस्कॉट, सब कुछ है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग ही नहीं रहे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। अब उनसे मिलने के लिए पहुंचे सारे, जैसे ये चिट्ठी आई, सारे ऑपोजिशन के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे हॉस्पिटल में। पुलिस ने उनको ऊपर नहीं जाने दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन सोनम वांगचुक को उन नेताओं की बात पता चल गई कि ये मुझसे क्या कहने आए हैं, क्योंकि उनकी वाइफ नीचे गई, उन लोगों से मिली, उन्होंने नाराजगी भी जताई कि इनको क्यों नहीं ऊपर जाने दिया जा रहा। एनीवे, लेकिन उन्होंने ऊपर आकर बताया कि ये लोग आए हैं अपोजिशन पार्टियों को, ये आपसे कहना चाहते हैं। उसके बाद सोनम वांगचुक ने वो वीडियो बनाया था, पहले नहीं, उसके बाद, उनकी बात सुनने के बाद। तब भी उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा। लेकिन जंतर मंतर पर क्या हो रहा है, वो अभिजीत दीपके ने कल भी कहा, आज भी कहा। वो सुना दीजिए बयान अभिजीत दीपके का। और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये करा है उनको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। और हमारे प्रोटेस्ट का आज 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक जारी है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का 26th डे है। तो जब तक हमारी डिमांड्स नहीं होती, डिमांड्स पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। बट वी आर रिक्वेस्टिंग सोनम सर टू एंड हिज हंगर स्ट्राइक बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज हिज लाइफ। बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। दीपके साहब की जो लेटर हाफ का स्टेटमेंट है, इस पर भी आगे बात करेंगे कि कौन पत्थर मार रहा है और गुंडे कौन भेज रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं हमारी मांग सिंपल है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो होगा। एक्चुअली समीर जी, 2 बातों में अंतर है। अनशन टूटना और धरना खत्म होना दोनों बड़ी अलग अलग बातें हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं मैं अनशन तोड़ने के लिए तैयार हूं, धरने की बात वो नहीं कर रहे हैं। और धरना देने वाले कह रहे हैं कि हमें तो इस्तीफे से पहले उठेंगे नहीं। देखिए, अगर सोनम वांगचुक की बात करें, सोनम वांगचुक ने जो पत्र लिखा है, 2 मांगे कि भाई जो छात्र मर गए हैं उनको कंपनसेट किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, और जिन छात्रों के ऊपर मामले दर्ज हो मामले वापस लिए जाए। तो क्या सरकार ने दोनों मांगे उनकी मान ली है? सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक बयान आया है कि सोनम वांगचुक ने जो हमको पत्र लिखा था 2 मांगों मांगने का कि मुआवजा छात्रों को दिया जाएगा जो मर गए हैं, और जो छात्र गिरफ्तार हुए या जो छात्र पर केस दर्ज हुआ हम केस वापस लेने को तैयार है। सरकार ने सार्वजनिक बयान दिया, तो इस्तीफा तो बात की बात है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना 9 बजे, 9:30 बजे, उन्होंने कहा था कि हम जवाब देंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि इतना लंबा समय, 2 मांगे, इसमें कौन सी ऐसी मांगे? सरकार कह रही थी कि मुआवजा देने को सरकार तैयार थी, आप स्वीकार करते कि हाँ मुआवजा देंगे, और जिन छात्रों ने, जो वाकई छात्र है जो इस मामले में उपद्रव में है, उनके ऊपर दर्ज नहीं होगी। जो असामाजिक तत्व जो छात्रों की भेष में आकर जिन्होंने हिंसा की है पुलिस पे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार इस बयान तो देना उसको लेके, आपको पत्र लिखे 48 घंटे हो गए, आप तक उसका जवाब नहीं दे रहे हो। सोनम वांगचुक अगर इतनी बड़ी रिलीफ आपको देने को तैयारी कि वो इस्तीफा नहीं अड़े हुए हैं, तो आपने जो उन्होंने जो रीजनेबल मांगे की उस पर तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि हम उस मांगों के साथ है या नहीं है। उस पर भी आप इतनी लेट रतीफी कर रहे हो कि आप बता रहे हो, आपने चिट्ठी दबा के बैठ गए, आपने उसको स्वीकार कर रहे हो, न उसको खारिज कर रहे हो, न यह कह रहे हो कि एक मांग स्वीकार कर ली है, एक मांग पे हमारी बातचीत चल रही है। तो संवाद तो सरकार को करना पड़ेगा, उन्होंने पत्र लिख कर दे दिया है। लेकिन वो एक ब्लैंक चेक मांग रहे हैं सोनम वांगचुक ना,
कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये तो नहीं, सरकार तो नहीं कह सकती। तो सरकार इसका जवाब देना, वो तो जवाब सरकार दे सकती है, जवाब तो सरकार देगी। कोई तो सरकार रेस्पॉन्ड- सरकार ने क्या रेस्पॉन्ड तो किया करेगी ना। सरकार ने बताया कि हम उनकी कोई बात नहीं मांगेंगे। सरकार ने कहा कि हाँ, हम जो छात्र मर गए उनको मुआवजा देंगे, अमाउंट हम बैठक के बाद तय करेंगे। आप किसी ने आपको सार्वजनिक पत्र लिखकर किया है, उसका जवाब भी तो आप पत्र से दोगे। अभी तक आप उस पर तय नहीं कर पाओ क्या अब करना वो भी है। अड़ गए जो लोग मिलने गए थे नड्डा जी से, उन्होंने कहा भी अब हम मिलके क्या करेंगे, हमने अपनी मांग बता दी है, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो ये हमको बता दो। किसी सरकार को बताना चाहिए और किसी मुझे को भेज लगता के है बता देना कि तुमने मान लिया कि नहीं मान आमतौर लिया। पर ऐसे प्रदर्शनों में ये सबसे पहला काम ही होता है कि भाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया जाता है, उसमें जो 10-5 लोग ऐसे होते हैं जिन पर बहुत गंभीर मामले हो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन कभी रुकी है क्या? कभी रुकी है कार्रवाई ऐसे मामलों में? किसान आंदोलन में क्या कार्रवाई नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, लेकिन हजारों लोगों पर केस तो हो जाते हैं, हजारों लोगों पर थोड़ी कार्रवाई हुई। उसमें 10-20-25 लोग होते हैं जिन पर होती है कार्रवाई, वो चल जाता है। सरकार बीच के रास्ते, आंदोलन हमेशा बीच के रास्तों से निकलता है, और ये बात ठीक है। वो मैं मुआवजे की बात कर रहे हैं, वो सर कह रहे हैं कि मुआवजे पर सरकार को, मैं तो कह रहा हूँ इतनी देर में तो सरकार को, उनके पास सब लोग आइडेंटिफाइड है, उनके पास मुआवजा पहुंचा देते। अच्छा, ये क्या बताता है? क्या बताता है? ये बताता है कि सरकार इतनी चिंतित नहीं है। सरकार को लगता है कि अभी मेरे पास समय है, चिंतित नहीं मैं अभी भी देखें, तेल की धार देखें। आज यही मतलब हुआ ना। परेशान होती है अगर सरकार तो करती है आनंद फानंद में फैसले। सच बात यह है कि सरकार इसको डबल फ्रंट जो है, इससे निपटने की कोई रणनीति ही नहीं बना पा रही है। उनको ये लगता है, सरकार में बैठे लोगों को, कि जिस दिन सदन की चर्चा हो जाएगी हमारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इशू। विपक्ष को भी लगता है कि अगर चर्चा हो गई तो सरकार का काम हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हम मतलब फिर तो बात होगी ना, फिर तो तथ्य आएंगे सामने, और तथ्य के मामले में सब आएगा कि पीएमटी का कब हुआ, एम्स का कब हुआ, रीट का कब हुआ, और सारे नीट का कब हुआ। इसीलिए विपक्ष ये चाहता ही नहीं है कि चर्चा हो। सरकार को लगता है कि सारी मांगों पर जो कहते हैं ध्यान देने की बजाय पहले किसी तरह से सदन के भीतर ले आओ। अब अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सत्र चल रहा है, तो सत्र में तो सबसे पहले वहीं संवाद होना चाहिए, वहीं चर्चा होनी चाहिए। और दूसरा फ्रंट है ये सड़क वाला। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकार को चिंता सदन वाले फ्रंट की है। सरकार इस फ्रंट को लेकर बहुत होनी चाहिए दूसरे की, मेरे हिसाब से। नहीं, मुझे इसमें दूसरी चीज लगती है। आप उनको आंदोलन करने दीजिए, बड़ा अच्छा है कि आपने उनको आंदोलन करने दिया, लेकिन ये लोग जो बाकायदा जिनका वीडियो आ चुका है, जिनका चित्र आ चुका है, उनको अगर आप दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर, लॉ पर, गृह मंत्रालय पर सवाल है। अरे वो तो विंडो दीपके ने दे दी ना। मैं कह रहा हूं अभी अभिजीत दीपके ने क्या कहा कि भाई ये तो बीजेपी के गुंडे पत्थर मैं इसीलिए कह रहा हूं। अब तो और ठीक है, पुलिस कहे कि हाँ ये जो भाई पत्थर मार रहे हैं उन्हीं को आप पकड़िए, आप कहिए कि ठीक है हम, और वो आपने कह दिया कि वो आपके लोग हैं ही नहीं, वो तो बीजेपी कहिए कि हम तिलचट्टे अपना प्रदर्शन करें। हम जो लाठी मार रहा है, जो डंडा मार रहा है, जो पत्थर मार रहा है, जो बोतल फेंक रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसको हम गिरफ्तार करके भेजेंगे। और जो पुलिस के ऊपर हमला कर रहा है उसको तो आप अच्छी धारा में भेजिए। ये पत्थर उत्थर चलना सामान्य बात है, लेकिन जो पुलिस को घेर के मारे, ऐसे लोगों को पुलिस कभी नहीं छोड़ सकती। कैसे छोड़ कभी नहीं छोड़ती है, कभी नहीं नहीं छोड़ना चाहिए भी नहीं। क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना, हम जितनी आज चिंता हमारे लिए छात्रों के लिए है, उतनी ही चिंता अगर कोई पुलिस आज पिट का रहा है तो अपडेट उसके एक लिए बार भी। लगा दीजिए सामने मेरे, तो मैं बता दूं आज जो हुआ है, क्या आज भी थोड़ा बहुत झूमर झटकी हुई है वहां पर, बैरिकेड गिराए गए हैं, सब कराए गए हैं। तो जंतर मंतर पर आज सुबह ही जो है हंगामे से हुई थी। जनपथ मेट्रो के बाहर भीड़ ने उपद्रव किया। मेट्रो स्टेशन खोलने की मांग को लेकर भीड़ अचानक जुट गई। आज 16 मेट्रो स्टेशन एक्चुअली इस पूरे सेंट्रल दिल्ली के बंद कर दिए गए थे और इस सड़क पर बैठ गए। फिर कमर्शियल गाड़ियों को सड़क पर रोकते हुए नजर आए। जंतर मंतर पर आज कुछ निहंग सिख भी दिखे थे। अच्छा, ये कुछ आ रहे हैं थोड़ी तादाद में, इन जिनके साथ जो है भीड़ की झड़प हो गई। अब वो देखिए आप वहां पर, उसमें थोड़ा अगर ऑडियो भी है तो वो भी दिखा दीजिए। आम आदमी पार्टी बुलवा रही निहंग सिखों पर। तो ये सुबह सुबह की तस्वीर है। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। अब मेट्रो क्योंकि सबसे सुलभ सवारी है वहां पहुंचने की, ना कौन कितना आप ओला उबर टैक्सी बाइक क्या कैसे आएंगे, तो मेट्रो सबसे आसान तरीका था। अब वो वहां पर बंद कर दिया स्थिति को देखते हुए। अच्छा, ऐसे भी वो लोग आ रहे हैं इसमें प्रोटेस्ट में जो इस प्रोटेस्ट के लीडर्स से भी सवाल पूछ रहे हैं। मैंने वो भी वीडियोस देखे। अरे तुम तो एसी में बैठते हो, तुम क्यों एसी में गए थे?
और एक ने जो है बर्गर खा लिया तो उसको टीम से ही निकाल दिया पार्टी, क्या नाम उसका, विजेता दहिया। वो दहिया वो तो कह रहा है कि भाई दीपके ने भी कचौरी खाई, तुमने भी कचौरी खाई थी, मैंने बर्गर खाया तो मुझको निकाल दिया, ये भी हो रहा है। चल रहा है वो सब यंगस्टर्स टाइप ही लोग हैं ना, तो कोई उसमें कोई बहुत कोई उतने सीजन आदमी तो है नहीं, लेकिन ये सब जो है वो चल रहा है। अरे इसका ये आज का है, कल बड़ा खतरनाक हुआ है परसों की तरीके से, रात के समय रोज शाम को प्रोफेसर जैसे बता रहे थे ये शुरू हो जाता है, लेकिन आज तो सुबह ही इसके साथ हुई। शॉर्ट कमेंट सर, फिर मैं आगे वो बताऊंगा कल वाला। देखिए, मुझे लगता है कि ये आंदोलन और बढ़ेगा। गाड़ियों को मार रहे हैं, गाड़ी ने क्या बिगाड़ा है आपका? मैंने कहा अच्छा 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि दीपके ने जो कहा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उसमें, तो ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिल्ली पुलिस कुटाई कर रही है और उनको जेल में बंद कर रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जिन लोगों की पत्थरबाजी किया उसको पुलिस पकड़ करके जेल में डाल रही है, तो आपको तो उनके समर्थन में आना चाहिए था। इसका मतलब कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, वो आप ही के पाले पोसे गुंडे हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, वो चाहते हैं किसी तरीके से कि पुलिस की गोली चल जाए, एक आध लाश गिर जाए, चाहते हैं, उसमें कोई शक नहीं, एक लाश गिर जाए ताकि उस लाश पर राजनीति। अब दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है वो देश के अलग अलग शहरों में घूमता फिरता भी दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है छात्रों के मुद्दे को लेकर के ही। पटना, रांची और कटिहार से उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। कल भी पटना में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था, कटिहार में आज पथराव हुआ, पटना में पुलिस और प्रदर्शनकारी आज फिर आमने सामने आ गए। रांची में प्रदर्शनकारियों को करने के लिए भारी बल पुलिस का जो है वो सड़क पर उतारना पड़ा है। ये कटिहार बिहार की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये आप देखिए पटना में कल एक्चुअली बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ था। बड़ी देर तक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जो है वो पुलिस से टक्कर लेती रही, और हमारे साथी जो वहाँ के हैं, हमारे सहयोगी रिपोर्टर, वो तो बता रहे थे कि इतनी भीड़, इतना ऐसा उग्र प्रदर्शन जमाने बाद पटना शहर में देखने को मिला था। आज फिर भी थोड़ा सा नारेबाजी तक ही सीमित लग रहा है ये प्रदर्शन। और मैं आपको बता दूं एक चीज, और ये रांची है, ये क्या कांग्रेस के झंडे हैं या तिरंगा है? अरे कांग्रेस और बीजेपी वाले आमने सामने हैं यहाँ पर। अब ये भी एक कल से ये चीज शुरू हो गई। बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने गए, तो अब हम हर जगह कांग्रेस के दफ्तर को घेरेंगे, तो फिर वहां से उसका प्रतिकार होता है। तो ये तस्वीर आती है। कल आपने देखा था कैसे पटना में लाठियां चली थी दोनों के बीच में। मेरे कहने के बाद तो नहीं हुआ, कहानी कुर्सी पे मैंने कहा था। नहीं, वो पहले से ही शुरू हो गया था, पहले से ही लोग जा रहे थे। आपने जो अध्यक्ष जी को कहा था, अध्यक्ष जी के निर्देश, लेकिन ये अब देखिए ना, तो ये अभी शहर होना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका कोई समाधान निकलना जो है वो भी बहुत जल्द, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो खैर जो सड़कों पे चल रहा है वो कहानी हुई। अब थोड़ा सा आपको और पॉलिटिकल अपडेट देते हैं। संसद में आपने थोड़ा सा देखा था आज क्या हुआ। खड़गे जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने तो भड़काऊ बयान दिया है, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे, जो पेपर लीक कराते हैं उनको सजा दिलाने के लिए। अब इसके अलावा आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये दो मुख्य किरदार जो हैं वो ऑपोजिशन की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, जो लीड ले रहे हैं इसमें। राहुल गांधी ऑब्वियसली सबसे बड़ी पार्टी और लीडर ऑफ अपोजिशन, अखिलेश यादव पीछे नहीं है। अखिलेश यादव लगातार इस पूरे कहिए ऑपोजिशन स्पेस में वो राहुल गांधी के साथ बराबर स्पेस शेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी के धरने में वो भी जाते हैं, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए जाते हैं, वो भी हिरासत में लिए जाते हैं, पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं मिलता तो वो भी नाराज होते हैं। और जितने बयान राहुल गांधी के, उससे ज्यादा आपको अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर दिखाई देंगे। और ग्राउंड पर भी उनके समर्थक वर्ग जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, खासकर जंतर मंतर पर बैठे हुए। और लेकिन सब दिखते एक साथ ही हैं। आज देखिए, आज भी एक साथ दिखाई दिए। आज लेकिन राहुल गांधी उजली टी शर्ट में थे, कल काली टी शर्ट में थे। तो ये इस वक्त भी चल रहा है। तो आपको पहले अखिलेश यादव का आज का बयान सुना देते हैं। अखिलेश यादव। हम तो यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है
कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। अदा अखिलेश यादव ने उनका जो ट्रेडमार्क स्टाइल है तंज करने का, उस पर उन्होंने एक पोस्ट भी किया कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुना भारत सरकार के एक मंत्री ने, लेकिन शिक्षा विभाग मामला शिक्षा का है और मंत्री कोई आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, नड्डा जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा वो आ रहे हैं करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी की बात भी सुनाऊंगा, कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अखिलेश यादव के रोल पर इसमें आपको क्या कहना है त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश सबसे जिसको कहते हैं ना कि क्लेवर प्ले कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिहाज से। उनका इस वक्त जो कहें पूरा ध्यान वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। और मुझे जो जानकारी मिली, जो कल मैंने थोड़ी बहुत बताई थी, फिर रात में और मैंने चर्चा की, उत्तर प्रदेश से उनके मतदाता समूह का बड़ा मोबिलाइजेशन आपको जंतर मंतर पर दिखेगा। और अगर बसें भर भर के आई हैं, लोग उसको नहीं, बसें भर कर आई हैं, बाकायदा टिकट करा के पूरे डिब्बे में उनके समर्थक आए हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, पॉलिटिक्स करने वाले ये करते ही हैं, उनका समर्थक वर्ग है, वो भेजना चाह रहे हैं तो आएगा ही। तो वो बहुत क्लेवर प्ले कर रहे हैं। अब इसमें दो चीजें होती हैं, क्योंकि वो वहां से आएगा और इसका हिस्सा बनेगा, तो जो कई बार कहा जाता है ना कि राजनीति में हमारे साथ हमारा वाला समूह है कि नहीं, वो और ज्यादा उनके साथ पक्का होगा। दूसरा, मान लीजिए कि ये आंदोलन बड़ा होता है और उनसे निकले हुए लोग लौट कर जाएंगे, तो फिर नए सिरे से मोबिलाइजेशन वो कर सकेंगे। जब जो तिलचट्टों का प्रदर्शन था, तो तिलचट्टा प्रदर्शन में डिंपल यादव वो उनके साथ खड़ी दिख रही थी। नहीं, आप लोग मेरी बात, अच्छा मैं ये देखता हूँ, ये देखिए ये लोग, क्योंकि मैं अगर अंग्रेजी में कॉकरोच बोलता तो ये विजय जी भी और सौरभ जी भी, ये ऐसे हम तो कॉकरोच भी नहीं बोलते। नहीं, लेकिन हम तो सीजेपी बोलते हैं। नहीं तिलचट्टे आपको, अरे आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल लेंगे। अरे लेकिन मुंह मैंने देखा सबने बनाया कि ठीक है, आप बोलिए। तो मेरा ये मानना है, जो तिलचट्टा प्रदर्शन है, ये किसी भी तरह से कोई इसका आकार नहीं है। ये ठीक वैसे ही है, जहां गंदगी हुई, कीड़े निकल आए, उधर चले गए, कहीं किसी जगह छुप गए हैं, तो ये उसी तरह से चलेगा। और इसका खतरा ये है कि इस अंदाज में जो अराजकता होती है, अपराध होता है, गुंडागर्दी, मैंने पढ़ा कि कहीं का कोई एक अपराधी है, वो भी अभिजीत दीपके के बगल में, वो कहां सीलमपुर का या कहां का गुंडा है, वो जो है उसके मंच पर दिखा। तो ऐसे ढेर सारे लोग दिख रहे हैं, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में सबसे बेहतर प्ले कर रही है। अच्छा, अखिलेश जी पॉलिटिकली, और जो एम्पैथी के साथ डिंपल यादव दिखी, दोनों बहुत अच्छे। हाँ, डिंपल जी, अच्छा वो काफी वक्त से जा रही हैं? नहीं, वो अभी भी जा रही हैं। सबसे पहले वो लगातार जंतर मंतर पर हैं, लोगों के बीच में। ओके, ये अब आपको सुनाता हूं मैं। राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने परसों प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कैसे आपका शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है वो रिग्ड हो गई है। मतलब वो भी फिक्स्ड मैच है, उसमें भी पेपर लीक होते हैं, पेपर लोग जो खरीदते हैं वही भर्ती पाते हैं, उनका कहना ये था। तो इसमें आम बच्चे की तो कहीं कोई सुनवाई है नहीं। अब उनसे जो कुछ सवाल जवाब हुए वो थोड़े इंटरेस्टिंग थे। तो राहुल गांधी से पूछा गया कि केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि आपने हमारा प्रदर्शन कमजोर कर दिया, मतलब बच्चों का प्रदर्शन कमजोर कर दिया वहां जाके। वो अवॉइड कर गए, टोटल अवॉइड, कुछ बोले ही नहीं उसके ऊपर वो। फिर उनसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपके साथ तो मारपीट भी हुई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आई कैन टेक अ फ्यू पंचेस, एक आध दो पंच लग जाता है, कोई बात नहीं। तो हाँ, केजरीवाल जी के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे तो चेहरे से खून निकल रहा था। तो उनका कहने का मतलब ये था कि और क्या प्रमाण चाहिए आपको कि मैं छात्रों के लिए कुछ भी करूंगा, मैं छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हूं। फिर उन्होंने अपनी 3 मांगे रखी, देखिए आप। 152 पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग ये है, इनको हटाइए। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पत्रकारों को पूछने अब विजय जी की ऑब्जर्वेशन थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। हाँ सर, बताइए दीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही बहुत सारे लोगों को बोरिंग भी लग सकती है या उस स्टाइल की पॉलिटिकल नहीं हो, लेकिन जो ऑडियंस है उनकी, ऑडियंस मतलब जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स, लीडर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनके लिए ये बहुत एम्फेटिक हो सकती है।
स्पेसिफिक हो सकती है। स्टाइल उनका घूम-घूम के माइक हाथ में बोलना लेके और बोलने वाला। फैक्ट्स के साथ, मतलब जो भी फैक्ट्स है वो फैक्ट्स सही है कि गलत है ये तो वो जानते होंगे, लेकिन उस तरह से उसको एक्सप्रेस करना छात्रों के लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी पॉलिटिकली वो कितना सक्सेसफुल होता है ये भी पता नहीं है, और फैक्ट्स भी कितने सही हैं गलत हैं इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों किस तरीके से आपको इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाते दिख रहे हैं? मतलब उन अपना इशू कैसे ले जा रहे हैं आगे? दोनों ठीक तरीके से ले जा रहे हैं। अखिलेश जी ज़्यादा बेहतर तरीके से, मतलब अपने ऑडियंस को, पॉलिटिकल ऑडियंस को ध्यान में रखकर भी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी उस ऑडियंस जो उनकी है, जो उनका इसका मतलब ये है सर कि अगला विधानसभा चुनाव यूपी का मिलकर साथ में लड़ेंगे। मिलकर साथ में तो है ही, वो तो साफ ही बातचीत अरे कहीं इन दोनों की बातों में, इन दोनों की बातों में कहीं विरोधाभास नहीं है। स्पेशली राहुल गांधी की बातों में कहीं नहीं क्योंकि है। अखिलेश यादव बहुत इंसिस्ट, वो इस्तीफे पर नहीं कर रहे, वो पूछ रहे हैं भाई ऐसा क्या है उस आदमी में कि आप इस्तीफा नहीं ले सकते, लेकिन वो कोई बात अड़ जाते हो, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी अड़ रहे हैं, कहीं कोई दोनों की एटीट्यूड में कहीं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर कहीं कोई जिद या अतिरेक, एक्सट्रीमिज्म दिख रहा है कि नहीं यार ये तो जरूरत से ज्यादा बल्कि ये यूपी नहीं, मुझे चुनावों लगता के लिए है एक बड़ी मुझे warning लगता है जैसा कि अखिलेश यादव इस पर बहुत सॉफ्ट हैं। आप सच पे मुझे तो मैं तो कहूँगा कि सरकार के साथ वो कोऑपरेट कर रहे हैं कि अच्छा। मामलों में, कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं अड़ने का मतलब कि वो संसद में इसकी चर्चा चाहते हैं। दूसरी बात, उनकी नज़र में जो प्रायोरिटी है वो अब हो सकता है बदल गई हो, लेकिन उनकी नज़र में पहली प्रायोरिटी चंदा चोरी को लेकर के थी। वो मूल तौर पर चंदा चोरी उससे जो बड़ा है मामला है। अयोध्या में, उस पर वो सवाल ज़्यादा सरकार को घेरना चाहते थे, और उनको लगता था कि ये इमोशनल मुद्दा है और इससे भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक जो है हो सकता है छिटक करके हमारी तरफ आ जाए। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान में बेशक को दोनों साथ साथ खड़े हों, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों में इस मुद्दे पर एक ही पेज पर दोनों नहीं खड़े हैं। तीसरी बात, अभी साथ साथ खड़े यहाँ पर फोटो फ्रेम में साथ खड़ा रहना उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि दोनों दिखना चाहते हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अब कौन इसको आगे लेकर के जाएगा ये डिपेंड करते हैं किसके है। दूसरी बात, एक चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोल दूं, ऐसा लगा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत नई बात लेकर के आएंगे, और यही बात नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे लगा। नड्डा जी ने भी कुछ नहीं बोला, इतना था कि आप बोल ले। नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो मुझे लगा था बहुत सॉफ्ट तरीके से उन्होंने, बेहद सॉफ्ट, जैसा जो आपने टिप्पणी भी की थी। और दूसरी बात, उनको चाहिए था कि उनका जो रिसर्च विंग है वो 2, 3, 4, 5 उदाहरण के अतिरिक्त 100 उदाहरण जो है वो निकालता और जो पत्रकारों को है उनको दे देना चाहिए था। जैसे आम आदमी पार्टी के यहाँ भी है, 2024 में जो है वो जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर लीक हुआ था, उसका जिक्र भी उन्होंने नहीं किया, जबकि उसके बारे में कहा गया था कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को इन्फॉर्म किया गया था, फिर भी उस पर नहीं किया गया था, पैसे लिए गए थे। सर, इस पे तो रिसर्च की भी जरूरत नहीं है। सचिन पायलट अपनी मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठे थे पेपर लीक के मामले में, याद कीजिए आप अशोक गहलोत के खिलाफ। मैं तो कह रहा हूं कि पेपर लीक तो राज्यों में वो तमाम हुए हैं। नहीं, मैं तो कह रहा था कि आप यदि 200 की लिस्ट निकाल देते, वो एक्चुअली कल ना वो कन्फ्रंटेशनिस्ट साउंड नहीं करना चाहते। दूसरी बात बस एक दूसरी बात, अब ये इशू ही नहीं है दूसरी कि बात पहले सरकारों में नहीं होता था। जो राहुल गांधी लेकर के आए उसमें नई बात तो कुछ थी नहीं। हमें नहीं लगा कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई आवश्यकता थी। जो बात आप लगातार बोले जा रहे हैं वही बात तो सर रोज अपनी वो तो मतलब न्यूज में बने रहना भी है ना। हाँ, तो भाई आज भी हम इसी पर, आज मैंने कहा ना कि वो अभी क्या समीर जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए, अब सवाल क्या है, जैसे शुरुआत में भी शायद त्रिपाठी जी ने कहा, किसी ने कहा था कि सरकार को लगता है कि एक बार चर्चा हो जाएगी तो ये मुद्दा फिजल आउट हो जाएगा, फिर वो स्टीम निकल जाएगी इसकी। अब चर्चा को लेकर ही तो पेच फंसा है। सरकार ऐसा लग रहा है कि अब वो नियमों में बहुत ज्यादा नहीं फंसना चाहती। आज शायद कहा भी रिजिजू जी ने कि भाई आप करिए, चर्चा शुरू कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज फिर अड़ गई। खड़गे साहब ने कहा पहले इस्तीफा फिर चर्चा, और वो जानते हैं ना बाकी लोग जो है इतने एडमेंट नहीं है इस पर ऑपोजिशन के, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जो कह रही है कि हमको इस्तीफे के बिना चर्चा हम नहीं होने देंगे। क्या सरकार इस पर डिस्कशन करवा पाएगी? सभी जी,
फिलहाल तो मुझे लगता है कि मुश्किल है, जिस तरीके से सत्र एडजॉर्न लगा शुरू होते ही हो रहा है और सरकार को लगता है कि इस पर चर्चा करवाना है, तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर चर्चा खुद शुरू कर दे। इसके अंदर समाजवादी पार्टी से बात करे, कांग्रेस अकेली पड़ सकती है इसके हंगामा अंदर। होता है, हो ही नहीं सकता। नहीं होने दो ना, आप शुरुआत तो करो, 1 घंटा करते रहो। कितनी बार बिल आप पास करवाते हो, बिल भी आप हंगामा ही पास कराते हो। मेरा तो आप चर्चा शुरू कीजिए ना, 1 घंटा चले, लोग देखेंगे कि भाई सरकार बोल रही है, अमित शाह इसके ऊपर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री इसके ऊपर बोल रहे हैं, मंत्री इसके ऊपर बोल रहे हैं, कर दे कि भाई मैं इस पर चर्चा करवाना चाहता हूं, एजुकेशन शुरू कर मंत्री दो। इस मामले में शुरुआत करे, बोलना धर्मेंद्र प्रधान से आप शुरुआत कहिए, तो विपक्ष फिर सुनने के लिए मजबूर होगा ना। और फिर आप विपक्ष से बोलिए कि आप अपना इसका जवाब दीजिए, इसके मामले में आप क्या प्रश्न है। जब सत्र के अंदर चर्चा शुरू होगी तो कांग्रेस के ऊपर भी दबाव होगा कि अंदर सरकार चर्चा कर रही है और हम बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से लेकर चर्चा शुरू करना चाहिए। रही राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले की चल रहा था कि भाई अखिलेश यादव ने इस चढ़ावा चोरी को मुद्दा नहीं बनाया। अखिलेश यादव इस मुद्दे को बना नहीं सकते। एक तो ट्रस्ट का मामला था, केंद्र सरकार का मामला नहीं था, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया, अखिलेश यादव के पास तो कोई जवाब नहीं था। तुरंत एसआईटी का गठन किया, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, जो आरोपी निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो तमाम जो अखिलेश की बातें थी, योगी सरकार ने सब बहुत तेजी से काउंटर अटैक किया। हेल्थ मिनिस्ट्री के मामले में जरूर यह, एजुकेशन मिनिस्ट्री के मामले में जरूर यह था कि भाई स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार घिरी हुई फिलहाल नजर आती है। और इसलिए सर, मुझे तो लगता है इसमें ये सबसे ज्यादा नुकसान हो गया योगी जी का। नहीं, उनके हाथ सही मुद्दा लगा हुआ था, सारा योगी जी का नुकसान हो गया। वो जिस राह पे अपनी रैलियों में बोल रहे थे, अब वो सब ढक गया। विजय जी मुझे करेक्ट कर देंगे, ऐसे समय में क्या सरकार की पूरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से विपक्ष को सदन में आने के लिए मजबूर कर दें। अभी तो विपक्ष सदन से बाहर प्रदर्शन कर रहा है, क्या इसी समय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं ला सकते हैं वो? और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यदि लाते हैं, ये आग में घी डालने जैसा होगा। देखिए, आग में घी चाहे जो भी हो, डर करके उनको सदन में आना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं। चलिए मैं दूसरी बात कहता हूं, लोग साथ भी तो होने चाहिए अभी। नहीं, वो तो अभी इस माहौल में आपको लगता है कि वो बाकी लोग जो हैं, जो अपोजिशन वाले, वो साथ दे देंगे? जिनको भाई अपोजिशन साथ नहीं भी होता है तब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा यदि ये कैसे पास हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं सर? नंबर्स का ही तो खेल है ना। मैं नंबर्स आपको सर, आधे लोग बाहर चले जाएंगे, बाकी नहीं हो सकता। अगर स्ट्रेंथ ऑफ द डे पर भी होगा तो आप कैसे सोच रहे हैं कि वोटिंग के लिए नहीं आएंगे? और फिर उसके बाद आप दूसरी बात, अरे उसको भी है कि मिनिमम हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाउस की। हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ तो हाउस है ही इनके पास। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, फुल होगी और नंबर सरकार के लिए जुटाना कठिन होगा। वो सामान्य स्थितियों में हो सकता है। इस अवस्था में कौन जो है दूसरी जगह जाकर खड़ा दिखेगा? सर, कॉन्स्टिट्यूशन ये तो मतलब इस परसेप्शन का। हाँ, ये जरूर सरकार को हर हाल में चर्चा करानी चाहिए। विपक्ष भी ये चर्चा नहीं कर रहा है तो ये भी उसके लिए भी बैकफायर कर सकता है। सरकार को लगातार ये बताना चाहिए, रोज सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सत्र शुरू होने के पहले, सत्र समाप्त होने के बाद दिन भर एडजर्नमेंट, वो भी बताना चाहिए कि आज 5 बार ये कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हम चर्चा चाहते हैं, हम छात्रों के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। विपक्ष सिर्फ बाहर हंगामा कर रहा है। इसके अलावा ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप चर्चा शुरू कर देंगे और चर्चा हो जाएगी। नहीं, लोकतंत्र में ऐसे कभी हुआ ही नहीं। नहीं, दूसरी बार ये जो हमेशा ये हो जाता है कि 12 बजे जो है वो अगले दिन के लिए एडजॉर्न कर दिया जाए। मेरे समझ से अगले दिन के एडजॉर्न करने के बजाय जो है, जो आप कह रहे हैं कि हर इंटरवल पर हर 2 घंटे के बाद आप कीजिए एडजॉर्न। 1 घंटे के लिए करिए, फिर कहिए चर्चा के लिए हम आ रहे हैं। सांसद जी लोगों को इसी के लिए पैसा मिलता है भाई, यही उनकी ड्यूटी है। दे आर बाउंड टू। अच्छा, आपने प्रोफेसर साहब की एक बात पर गौर तो किया होगा, कमेंट कर दें। उन्होंने कहा अखिलेश यादव कोऑपरेट कर रहे हैं सरकार के साथ, ऐसा लगा? नहीं, कुछ हद तक तो मुझे भी ये लगता है, क्योंकि उस दिन मुझे जो वो दोनों ही बातें दिखी, जिस तरह से अखिलेश उठे तमतमाकर और सत्ता पक्ष और विपक्ष तय कर लेगा और हम नहीं है यहां, तो वो एक दिख रहा था। दूसरा, कहीं भी अखिलेश जी एग्रेसिव नहीं है। वो अपने समर्थकों को भले बुला रहे हैं, अपनी ताकत भले दिखा रहे हैं, लेकिन वो एग्रेसिव नहीं। जैसे उस दिन जब राहुल गांधी पूरा हाथ पैर छोड़ के और चारों खाने चित, वो तो आराम से चल दिए थे। तो उस वक्त क्या था, बैठ गए, कहे चलो। और नेता को तो ये सब करना ही नहीं होता है। राहुल गांधी को फोटो चाहिए थी इसलिए उन्होंने ये सब किया। अखिलेश को उन फोटोज की जरूरत नहीं है अपने वर्कर के लिए उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी को अपने लोगों को बताने के लिए बहुत जरूरत है कि राहुल थोड़ा संघर्ष भी कर सकते हैं। आज तक आपकी राहुल की ऐसी तस्वीरें बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में ऐसी तस्वीरें खींच ली जाओ, बात अलग है, लेकिन संघर्ष करते हुए ऐसी तस्वीरें कहां मिलेंगी? उसमें क्या हो समीर जी, आज ये ऑपोजिशन ब्लॉक की मीटिंग होनी थी,
राहुल गांधी ने कल कहा था कि उसमें हम तय करेंगे क्या क्या करना है, हाउस चलेगा कि नहीं चलेगा तभी पता नहीं, चलेगा। अभी दोपहर को मीटिंग है, सुबह तो हाउस का हो गया था, सुबह तय हो गया था कि इस्तीफे के बिना हम सत्र चलने नहीं देंगे। अच्छा। किरण रिजिजू ने अप्रोच किया था, लेकिन सीधा कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम चलने देंगे, राज्यसभा में भी और लोकसभा के अंदर भी। अब शाम को फिर इंडिया गठबंधन के लोग बैठने वाले हैं और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। और मुझे लग रहा है ये तय कर रहे हैं कि रोज पत्रकार वार्ता करेंगे, कोई ना कोई करेगा। कल राहुल गांधी ने की थी, संभावना है कि आज शायद अखिलेश यादव करेंगे या कल सुबह अखिलेश यादव करेंगे। ये रोज प्रेस ब्रीफिंग करने का भी इनका प्लान चल रहा है कि जनता को रोज बताए अच्छा। कि हम क्या चाह रहे हैं। अपोजिशन वाले रोज राहुल गांधी ने कर लिया, आज संभावना इस बात की कि अखिलेश यादव ब्रीफिंग करेंगे और रोज बताएंगे कि भाई हम चाहते हैं कि सत्र चले, लेकिन सरकार एडमेंट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है और उसके कारण सत्र नहीं चल रहा है। वैसे केजरीवाल जी ने भी जो है राहुल गांधी को समर्थन दे दिया है एक तरीके से। पहले उनकी पार्टी तो ये कह रही थी कि ये तो मिले हुए हैं मोदी जी के साथ, लेकिन उनसे जब कल सवाल हुआ था कि ऐसा आपके लोगों ने कहा है और राहुल गांधी वहां प्रदर्शन करने गए थे, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर अगर साथ में जुड़ रहा है तो अच्छी बात है। उन्होंने सीधा सीधा नहीं कहा, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति कागज के साथ कहीं भी प्रदर्शन करे, राहुल गांधी वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दिख रहे कहीं भी। देखिए नहीं, इसलिए तो पंजाब का इलेक्शन है, कैसे हुआ है? नहीं, लीडरशिप भी है और पंजाब का तुरंत का मामला है। ब्रेक के बाद सर हम लोग अरविंद केजरीवाल फैक्टर की ही बात करेंगे इस पूरे प्रदर्शन के अंदर। अरविंद केजरीवाल का कितना रोल है इसमें, मोबिलाइजेशन करने में, सलाह मशवरे में। और अरविंद केजरीवाल ने कल एक और चीज की और वो मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव है। वो थाने थाने घूमकर लोगों को छुड़वा रहे थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब जरा अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लेंगे। पेपर लीक के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है उसमें उनकी भूमिका की बात करते हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, तो दिल्ली में खास तौर पर उनका एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है भी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली में उनकी री एंट्री ऐसी इस तौर पे उसको आप देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर खामोश बैठ गए थे। फिर वो राम मंदिर चढ़ावे वाला मामला आया, चोरी का मामला, उस पर बहुत वोकल हुए। एथेनॉल का मुद्दा आया तो उस पर उन्होंने बहुत कुछ बोला, सीधे प्रधानमंत्री से बात की उन्होंने, मतलब एक्स के माध्यम से। और फिर 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद तो अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं। अब वो सड़कों पर भी हैं, वो कई बार जंतर मंतर जा चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। और कल वो जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 20 जुलाई को संसद मार्च के अगले दिन वो अस्पताल गए थे, याद कीजिएगा, घायल छात्रों से मिले थे। और कल वो गए हैं थानों में, पुलिस थानों में, दिल्ली के कई थानों में वो गए और पुलिस ने जिन लड़कों को हिरासत में लिया हुआ था उपद्रव करने के आरोप में, उनको उन्होंने छुड़वा लिया। कई लोगों को, बहुत से दर्जनों लोगों को छुड़वा चुके हैं वो जाकर के। देखिए ऐसे जाके बैठते हैं वो, जो अफसर होता है उसके सामने, एसएचओ के सामने, और फिर बड़े प्यार से आग्रह करते हैं कि साहब छोड़ दीजिए इनको, बच्चे हैं। यहाँ तो एक जगह तो कह रहे थे मुझे ही इनका माँ बाप मान लीजिए, ये मान लीजिए कि इनके माँ बाप आए हैं आपके सामने, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, इनको छोड़ दीजिए। अच्छा, वो छोड़ भी दिया उन्होंने, थाने वालों ने। तो हमने पूछी, बात हो रही थी कि भाई कैसे छोड़ते हैं, अवेलेबल होते हैं कुछ लोग, वैसे ही राउंड अप कर लिए जाते हैं कि भाई ये हंगामा ना करें, डिटेन कर लेते हैं। तो वो उनको वेरीफाई करके, उनकी नाम पता सब एड्रेस वगैरह ले करके, वेरीफाई करके, आईडी कार्ड वगैरह का कुछ ले करके फिर उनको छोड़ दिया। लेकिन ये आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल के खाते में ये कितना बड़ा प्लस जाएगा, जो भी ये देख रहा होगा वो आपको देखना चाहिए। ये जो बातचीत हुई थी उनकी पुलिसकर्मियों से, सुनिए जरा। छुड़ा दीजिए, जल्दी छुड़ा दीजिए बस सर। वो एक बार, हाँ ये तो पेश हो रहे होंगे सर। वो पार्लियामेंट वाले 6 बच्चे यहाँ से ले जा रहे हैं पार्लियामेंट। उनको क्यों लेके जा रहे हैं? उनको छोड़वाइए, उन पे तो कोई मामला नहीं है, वो तो सुबह ही पकड़े गए। बस सर एक बार वेरीफाई कर लें सर और फिर छोड़ देंगे सर। बस एक बार वेरीफाई कर, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है उसको। यहाँ इनके माँ बाप यहाँ सारे आ गए बेचारे, छुड़वा दो, जल्दी छुड़वा सर, जल्दी करवा देंगे सर। आप बैठे रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग काम थोड़ी रोक रहे हैं। हमको उनके माँ बाप ही समझ लो, हमारे बच्चे हैं। देखो वेरीफाई कर लो, कहोगे तो बाहर बैठ जाएंगे हम। अधिकारी क्या तुरंत कह रहे आप वेरीफाई करके छोड़ दो अगर सारी डिटेल। हाँ वो उनके पे तो कोई केस भी नहीं बना अभी। सर जबरदस्ती कोई केस भी नहीं बनाते हैं सर, आप तो जानते हैं सर, ऐसा जबरदस्ती कुछ नहीं होता है। बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे आपके भी हैं सर, तो हम लोग सब सर परिवार वाले हैं सर। देखिए, आप कुछ कहिए, आप केजरीवाल जी को पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, उनकी राजनीति को पसंद कीजिए ना कीजिए, आप ये भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन में उनका बहुत बड़ा रोल है, नेगेटिव रोल भी कुछ लोगों को लगता हो तो लगता हो, लेकिन इस जो ये कर रहे हैं तो इसमें क्या, ये तो अच्छा ही है। आप उनके नजरिए से सोचिए ना। अच्छा, उनके नजरिए से सोचिए जो सड़क पर है और वो ये वीडियो देखेगा,
तो वो क्या धारणा बनाएगा अरविंद केजरीवाल? वेरी वेरी स्मार्ट पॉलिटिक्स, और मेहनत कर रहे हैं। ये बड़ा मेहनत का काम है, जगह जगह थाने जाना, ये कोई आसान काम नहीं है। फिर बच्चों के साथ एक छोटी बातचीत भी है, उसका भी छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। बच्चे मतलब वो स्टूडेंट्स। छूट गए, चिंता ना करना, डटे रहना, देखो संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, चिंता तो नहीं है भाई। बच्चे मांग क्या रहे हैं? बच्चे ये तो कह रहे हैं भाई शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। हम कोई दंगाई नहीं है, हम कोई आतंकवादी। इससे ये जाहिर है कि बेसिकली रैंडमली किसी को भी उठा लिया पुलिस ने। तो मोदी सरकार ने ये आदेश दिया था कि जिसको मर्जी सबको उठा लो, और ये बच्चों को दहशत पैदा करने के लिए था कि अगर आंदोलन में आओगे तो हम तुमको डराया जा रहा है। पता है क्या बोले जा रहे हैं? मेरा सभी बच्चों से ये कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। सवेरे से मैं, हमारी पूरी टीम एक थाने में जा जाके बच्चों को हम छुड़वा रहे हैं। हम भाई इसमें क्या कमी निकालेंगे बताइए? इसमें आपने अखिलेश यादव, राहुल गांधी पे कमेंट किया, केजरीवाल जी पे बोलिए। नहीं, केजरीवाल को तो अच्छा, एक जो आपने कहा ना कि अच्छा कोई भी आप विचार रखते हो, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मेरा ये मानना है कि राजनेता जैसे व्यवहार करेगा उस मुद्दे पर उसके साथ उस वक्त की बात करेंगे। हम लोग ये भी कह रहे थे कि ये दिल्ली छोड़ के भाग गए, नजर नहीं आया, ऐसा कौन नेता होता है? ये तो गली मोहल्ले के नेता नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारत का सबसे शातिर राजनेता अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल। शातिर राजनेता। ये कॉम्प्लीमेंट है कि कॉमेंट है? कॉम्प्लीमेंट है राजनीति के लिए तो। अच्छा, भयानक कॉम्प्लीमेंट है। और अब उसके आगे की बात जो मैंने कहानी कुर्सी की में ही एक बार पहले कहा था कि पॉलिटिक्स का चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अरविंद केजरीवाल। आप जरा देखिए कितने अच्छे से चीजें रखी हुई हैं। यह आंदोलन पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल का है, लेकिन अगर वो खुद करते तो क्या लड़के इकट्ठा होते? सवाल ही नहीं उठता था। इतनी खराब छवि थी, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतने आरोप थे, अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, तो सवाल ही नहीं उठता था। एक आंदोलन क्रिएट कराया, उस आंदोलन को चलने दिया, उसमें सोनम वांगचुक आकर अनशन करते हैं, और जब वो आंदोलन पक गया तो उसमें नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल आए। और देखिए, हम तो चूंकि छात्र राजनीति से इधर पत्रकारिता की तरफ आए हैं, सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है जब किसी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस उठाकर चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मतलब उस वक्त उसको लगता है ना, चाहे जितना, क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो गई, वो लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। और उस वक्त जब कोई छात्र नेता या कोई नेता हाथ पकड़ के छुड़ा ले जाए, अच्छा होता क्या है, वो 65 के तहत बयान दर्ज कराते हैं, सिर्फ सीधे सीधे कहते हैं कौन कौन है, वही वो जो डीसीपी में, और डीसीपी बड़े बढ़िया व्यक्ति थे जो भी थे, ये भी बड़े अच्छे थे कि सब अच्छे से। अच्छा, वो वैसा वो अपने आप ही छोड़ते ही उनको, वो छोड़ते उसमें से किसी को, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो ऐसे पकड़े जाते हैं, अब यहां तो परंपरा नहीं है, हम चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो वहां से लेकर कहां जाते थे? पुलिस लाइन लिए चले जाते थे। किसी दिन और हुआ तो थोड़ा दूर का थाना था कैंट का, तो न्यू कैंट वाले थाने पे ले जाते थे, जिससे थोड़ा दूर हो जाए। लेकिन बात कह रहे हैं इस मुसीबत की घड़ी में जब किसी ने हाथ रख दिया। हाँ, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ कर रहे हैं, संजय सिंह है, कुलदीप कुमार है, अनुराग ढांडा है, सौरभ है, आतिशी, एक तरह से अरविंद की टीम भी अब यही है, मतलब जो उनके साथ जुड़ी है, ये लड़के अब अरविंद के साथ हमेशा के लिए जुड़े। कोई बहुत ऐसा नहीं हो जाए कि एकदम से चेंज हो जाए, ये लड़के पूरी तरह से जुड़ गए। और ऐसे समय में जब आपकी साख ऐसी हो गई हो कि आप दिल्ली राजनीति करने भी ना आ पा रहे हो, ये आपको बड़ा अवसर मिला, और ऑल क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट। तो सरकार इस ऑल क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट। अच्छा, कि मतलब इतना बड़ा बनने दिया इसको, ये इतना बड़ा ना बनने दिया होता तो आज अरविंद के यहाँ थोड़ी ना होते। हाँ, क्या बोल रहे थे? ये पूरे आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में खड़े होने का एक मौका उपलब्ध करा दिया है। जो स्पेस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा था, चुनाव हारने के बाद पंजाब चले गए थे। दिल्ली से उनकी स्पेस कहीं गई नहीं थी, मेरा ये मानना है। लेकिन जिस तरीके से वो गायब हो गए थे, ठीक है, वो गायब हो गए थे, वो पंजाब और उनका समर्थक वर्ग है बड़ा कट्टर दिवाला, कोई मौका नहीं मिल रहा था वापिस जनता के बीच में जाने का। चुनाव वो खुद हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी, पार्टी के सांसद टूट के आपके चले गए, मॉरली आप बहुत टूटे हुए महसूस कर रहे थे, बड़े वर्ग आपके नेता चले गए थे टूट के पार्टी में, ऐसे में वो हताश महसूस कर रहे थे। और इस मौके ने अरविंद केजरीवाल को संजीवनी दे दी है कि वो दिल्ली के अंदर फिर से अपनी जड़ें मजबूत करे। तो जितना ये आंदोलन चलेगा, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की उतना अच्छा है, वो उतना इसके अंदर अपनी राजनीति को देखेंगे। लेकिन कोई एक वर्ग नाराज भी तो हो रहा होगा भाई, वो सेक्शन जो मोदी को पसंद करता है, वो तो अरविंद केजरीवाल को मान रहा होगा ना, ये तो फिर अनार्की करने अराजकता करा रहे हैं। वो इस बात से भी नाराज हो रहा होगा ना कि सरकार इतना स्पेस क्यों दे रही है आंदोलनकारियों को। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, मुद्दे नहीं है, रोज पुलिस की पिटाई हो रही है, वहां पर रोज पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसके बाद भी सरकार उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्यों उनको वहां पर इतने दिनों से बैठे दे रही है। वो इस बात से भी नाराज है कि 15-15 मेट्रो स्टेशन आप बंद रख रहे हो, लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही है। तो मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए, सरकार के फेवर में कुछ नहीं जा रहा, सरकार को यह बात ध्यान से देखनी। एक बार जरा अशोक गहलोत जी का बयान जरा सुनवा दीजिएगा।
अरविंद केजरीवाल जैसे छात्रों को आंदोलन के बहाने जिनको मतलब आंदोलन की वजह से जिनको जेल में डाला, मतलब लॉकअप में डाला, उनको निकलवा रहे हैं। अब उनका और कांग्रेस के बीच में जो ये चल रहा है ना वाक युद्ध, अब हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि भाई ये सब कुछ इलेक्शन को लेकर के है, वो भी पंजाब के इलेक्शन को लेकर के है। तो आम आदमी पार्टी जो है वो कहती है कि राहुल गांधी का कोई सीरियस रोल नहीं है इस आंदोलन के अंदर, और कांग्रेस पार्टी ये साबित करने में तुली है कि अरविंद केजरीवाल तो एक तो ये पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के आंदोलन, मतलब अन्ना आंदोलन को कहते हैं, ये तो उसकी उपज है, तो ये तो निकले ही आरएसएस की नर्सरी से हैं, ऐसा उनका कहना है। और राजस्थान के एक्स सीएम अशोक गहलोत वो तो एक लेवल आगे निकल गए। उन्होंने कहा तो मतलब आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने कहा मैं तो समझता हूं कि इसमें पागल हैं लोग। की बात करें, उधर आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है वो तो सीधे वो मैं इतना उनको पागल नहीं समझता था, इतना नहीं समझता था, थोड़े बहुत पागल थे वो। अब मालूम पड़ा कि वो पागलपन की हदें पार कर गई। वही संजय सिंह जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को एक्सपोज किया, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे तर्क देते हैं। हमारी पार्टी में कई लोग बहुत उनके मुरीद भी हैं जिसमें मैं भी हूँ। पर जिस प्रकार कल उन्होंने जो बयानबाजी करी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी को बैठा दिया पीएम के बाहर, तब मुझे लगा कि इनके पागलों की कमी नहीं इन लोगों के अंदर। कह रहे हैं पागलों की कमी नहीं है इसके अंदर। अजय राय को भी सुन लीजिए। ये आरएसएस के विंग में काम करते थे केजरीवाल, एक प्रकल्प चलता था उसमें केजरीवाल और केजरीवाल की बीवी दोनों आरएसएस के एक जो विवेकानंद फाउंडेशन इन्होंने बनाया है उस विवेकानंद फाउंडेशन में काम करते थे। ये पति पत्नी दोनों लोग विवेकानंद फाउंडेशन के हिस्सा थे। विवेकानंद फाउंडेशन किसका है? आरएसएस का है। तो आरएसएस के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और उनकी दलाली करते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे संजय सिंह हो, सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। इनके लोग इतना काम करते हैं सर, इनसे रहा नहीं जा रहा, दे दे इनको थोड़ा समय। नहीं, एक तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का आरएसएस से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। ये जरूर है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था उसमें संघ ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। जो जैसे कहते हैं ना, समाज में कोई आंदोलन हुआ तो लोग जाते हैं, तो बहुत से काम वहां वो सब करते थे। लेकिन जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, जिनका नाम है अजय राय, अजय राय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। तो लोगों को यह ध्यान में रहे। और वो कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो भाजपा का दलाल है। मतलब आजकल लोग दलाल, पागल ये शब्द बोलते भी नहीं, सो ये बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। गहलोत जी कह रहे हैं पागल लोग, गहलोत जी पागल कह रहे हैं संजय सिंह भी पार्लियामेंटेरियन। अरे भाई पागल क्या, आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ और लगता है, ठीक, उनको कुछ और लगता है, आप कहिए कि गलत है। स्टेटमेंट देना कैसे पागल? कांग्रेस भी तो कहती है मिले हुए हैं ये लोग, कांग्रेस भी कहती है, कई बार दोनों कहते हैं, तो इसमें पागलपन क्या हो गया? लेकिन अजीब बात है, विद्यार्थी परिषद वाले इधर भी चले जाते हैं, तेलंगाना में भी चले जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग थोड़ी सी ठीक ज्यादा बेहतर हो, इसीलिए तो है संघी सब। अच्छा, गहलोत जी, हम लोग मुद्दा केजरीवाल है, बस वैसे याद दिला रहा हूँ कि मुद्दा केजरीवाल थे। नहीं, गहलोत जी ने जो कमेंट किया है केजरीवाल पे, तो उनको सबको तुलना करने, अपने नेतृत्व से भी तुलना करनी चाहिए उनको, कि केजरीवाल और उन दोनों में कौन कितना बेहतर है, कौन कितना बेहतर स्थिति में है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे चालाक कुछ राजनेताओं में से एक है। देखिए, कोई भी पार्टी जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी होती है उसकी उम्र बहुत कम होती है, वो बहुत जल्दी मर जाती है। केजरीवाल एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पार्टी को अब तक संभाल करके रखा। दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गुजरात की राजनीति में वो कांग्रेस को पीछे ठेल करके वो दूसरे नंबर पर आकर के खड़े मिलेंगे आपको। मतलब जो अभिषेक मनु सिंह ने कहा था वो सही है कि इनका भविष्य उज्जवल है। नहीं, अब जो ही आप जैसे ही आप उन्होंने यही कहा जब देखिए, या तो कल केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या सरकार को सीबीआई को पुख्ता सबूत मिलती है और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है, जुडिशरी क्रेडिबल एविडेंस उनको उनके खिलाफ यदि मिलती है और वो जेल में चले जाते हैं, तब कुछ बात अलग होगी। नहीं तो
वो अपनी पार्टी को ध्यान रखिएगा, वो सड़क की संघर्ष करने के इस आंदोलन में उनके रोल से आपको कोई एतराज है? नहीं, मुझे एतराज नहीं है। देखिए, उनका ये दायित्व तो बनता है और एक अपोजिशन पार्टी का तो ये रहेगा ही ना कि भाई कि वो मौका दिया है, सरकार ने मौका दिया है, उसको किसी भी तरीके से हम वो भुनाएं। तो आंदोलन को सपोर्ट करते, यदि भारतीय जनता पार्टी होती तब भी आंदोलन को सपोर्ट करते। री एंट्री का मौका है केजरीवाल का ये जी, मतलब जो इलेक्शन में हार गई थी ये आम आदमी पार्टी और जिस तरह से हार केजरीवाल जी की हुई और वो सब एक तरह से निराश होकर वो पंजाब चले गए, तो लगा कि वो अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं और उनको एक ऐसे क्रेडेंशियल की, ऐसे मौके की ज़रूरत थी जो मौका उनको सही तरीके से मिला दिल्ली में री एंट्री के लिए। मतलब दिल्ली में उनकी ज़मीन तो थी, लेकिन एक लीडरशिप को फिर से कई बार होता है ना, कोई इशू ऐसा हो जाता है कि जैसे अब ममता जी हैं इस समय, ममता जी की पार्टी के लोग भी हैं, वोटर भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी उनको एक कोई मोमेंटम की ज़रूरत है, तो वो मोमेंटम अरविंद जी को मिल गया। और ये कहना कि वो आरएसएस की नर्सरी से, आरएसएस के लोगों में से वो तो ठीक नहीं है, लेकिन आरएसएस की नर्सरी में ने उनको मिट्टी और खाद तो दी, अब फिर उन्होंने अपना बगीचा अलग बना लिया। असली बात ये है, नर्सरी तो नर्सरी समस्त हिंदू हाँ करती होगी, मैं आपत्ति थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ समस्त गौर नहीं किया आपने? नहीं, मैंने गौर नहीं किया, क्या कहा उन्होंने? नहीं, एक और बात आरएसएस तो समस्त हिंदू पर समाज के लिए है ना। मैं एक और बात जिक्र कर देना चाहता हूँ। देश में अब तक जितने बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे वो गाय को लेकर के आंदोलन हुआ था 67 के अंदर, जितने बड़े आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन हुआ या विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन हुआ, जेपी को जेपी के रूप में इतने बड़े स्तर पर खड़ा करने में से सबसे बड़ी किसी की भूमिका रही तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद की रही। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह को सारे आंदोलन, आप सही बात कर रहे हैं कि एक मिनट, लेकिन और हर आंदोलन, वीपी सिंह का जो मतलब आंदोलन, हाँ, वीपी सिंह के आंदोलन को भी हम ही लोगों ने ये किया था, लेकिन वीपी सिंह भस्मासुर बन गए। लेकिन पहला ये आंदोलन है जिसका बेनिफिट जो है, हर आंदोलन का बेनिफिट जो है वो भारतीय जनसंघ ली या भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी को मिला। ये आंदोलन तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? शातिर इसलिए मानता हूं, इस आंदोलन को लेकर के वो उड़ आप गए। उनको शातिर कहिए या ये कहिए कि बीजेपी ने उनको शुरुआत से अंडर एस्टिमेट किया है। हाँ, वही बात है। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ दूं मैं कि जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, वीपी सिंह मूवमेंट हो और सारे मूवमेंट हो, उसमें आरएसएस ने सब जगह पर अपनी समर्थन, ताकत, सब कुछ लगाई, लेकिन आरएसएस ने कभी किसी आंदोलन में सामने आकर काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अच्छा, ये भी सच बात है। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आंदोलन में रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ प्रमुख वाली लाइन कह दी कि हमारे स्वयंसेवक सरकार में है, हम सरकार से चला रहे हैं। इस देश का मैं तो एक फैक्ट सबसे बड़ा जो आपातकाल के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें बाकायदा संघ के स्वयंसेवकों ने लीड ली। जेपी की जो इसके खिलाफ जो एक क्या छात्र संघर्ष समिति बनी थी उसमें सारे के सारे नेता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे महत्वपूर्ण पर। जो टीम पटना से लेकर दिल्ली तक काम कर रही थी उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे। ये घोषित है, इसमें कुछ भी अघोषित नहीं। तो आप कह रहे हैं संघ लीड नहीं कर रहा था, बाकायदा लीड कर रहा था। नहीं, आपको नहीं पता, गोविंद आचार्य जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, सबसे ताकतवर मैं मानता हूं अभी तक के इतिहास में। और वो ये जो मूवमेंट जब चालू हुआ जेपी का, तो वो पटना में थे और उन्हें कहा गया कि जेपी के मूवमेंट में आपको सामने से नहीं आना आरएसएस की तरफ से, ठीक है। फिर बाला साहब देवरस से उन्होंने बात की, ये मेरे पर्सनल इंटरव्यू में ऑफिशियल बात बता रहा हूँ, मैं इसमें से कोई अनऑफिशियल बात नहीं बता रहा। तो गोविंद जी ने कहा कि सारा संघ खड़ा हो गया खिलाफ कि भाई जेपी के मूवमेंट में हमको नहीं होना, समझ रहे हैं। वो पटना में मौजूद थे। फिर बाला साहब देवरस से उन्होंने बात की और बाला साहब ने कहा कि तुम उसमें शामिल हो, संघ होता है कि नहीं होता है, तुम जाओ। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अभी तो गोविंद जी भी है, मैं भी हूँ, किताब में भी मैंने जिक्र किया है। तो वो बात की, यही बात मैं बता रहा हूँ कि आरएसएस की आदत में नहीं है कि ऑन करना। क्यों? ये उनका करेक्टर है, बिहेवियर मतलब अपने तरीके से, मतलब इसको नेगेटिव पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहा, सब लोग अपने अपने तरीके से बात कर। उसी बात को एक तरह से कहें कि स्थापित किया जो मैं कह रहा था। बाला साहब देवरस अगर गोविंद जी को कह रहे हैं कि आप आंदोलन में शामिल हुए, तो इससे बड़ा कोई प्रमाण है क्या? अरे ये वैसा का वैसा ही है जैसे आप कहते रहे कि आजादी के आंदोलन में भी हमने सब आरएसएस ने किया था। क्या आरएसएस ने आजादी के आंदोलन? सर, आजादी के आंदोलन में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जंगल सत्याग्रह में 1930 से थे या नहीं थे? एक स्वयंसेवक इतने खामोश हैं, कुछ बोलेंगे सर आप? देखिए इतनी चर्चा जो है चली गई।
नहीं, मुझे लगता है कि संघ की भूमिका रही है। संघ क्या साइलेंट भूमिका तो रही है, संघ क्या आंदोलनों के मामले में साइलेंट ऑपरेटर है? नहीं, संघ पर्दे के पीछे करता है और संघ सार्वजनिक रूप से संघ नहीं आता, इसमें कोई दो राय नहीं है। संघ ये नहीं कहता कि हमारा आंदोलन है, लेकिन संघ को लगता है कि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, देश के हित में, सोसाइटी के हित में ये आंदोलन जरूरी है, तो संघ उस आंदोलन का पूरा समर्थन देता है पर्दे के पीछे से। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी तो नहीं है कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें संघ का कोई भूमिका होगी। ऐसा कोई आंदोलन संघ नहीं करता जिसमें हिंसा होती हो। अच्छा, एक गुजरात से जहां से जिस कैंटीन से आंदोलन शुरू हुआ, तो वहां से लेकर एबीवीपी पूरे आंदोलन तक शामिल था। कोर कमेटी के सारे मेंबर उसके। एक आंदोलन और हुआ था देश में, आपको याद होगा, आंदोलन था, किसान आंदोलन, और उसके भी मैस्कॉट थे ना, उसके मैस्कॉट कौन बन गए थे? राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत इस मंच पर भी आए और राकेश टिकैत के बगल में खड़े होके इस आंदोलन के आप वो कह लीजिए ऑपरेटर, लीड कर अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि ये लोग 1 साल तक दिल्ली में बैठे और अपनी मांग मनवा के गए, तो हमें भी वही करना है। 6 महीने लगे, साल लगे, जाएंगे तो अपनी मांग मनवा के। और किसान आंदोलन से हमने एक चीज क्या सीखी है, जब तक अपनी मांगे मानी नहीं जाती तब तक उठना नहीं है, तब तक पीछे हटना नहीं है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। 1 महीने तक प्रोटेस्ट चाहे और 6 महीने लग जाए, यही बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। अरे ये बात तो सही है कि किसान आंदोलन खत्म तो तभी हुआ जब वो कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए थे, तो उससे बहुत लोगों को, आंदोलन करने वालों को लगता है कि भाई सरकार को झुकाया दबाया जा सकता है। नहीं, कोई भी आंदोलन करना है तो कोई रातों रात आंदोलन में आपकी बातें माने नहीं जाती, 10 दिन में माने नहीं जाती, आपको लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ऐसे आंदोलन की बहुत लंबी लाइफ नहीं होती जहां हिंसा एक बड़ा हिस्सा बन जाए। रोज जिस आंदोलन में हिंसा होगी और आप ये कह दोगे भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित है, पुलिस पत्थर लेकर आते हैं, मुझे लगता है इस तरह से बेबुनियाद और भ्रामक बयान अभिजीत दीपके को नहीं देना चाहिए। उनको तो ये कहना चाहिए कि भाई कोई हिंसा ना हो किसी भी तरह की, और पुलिस ये सुनिश्चित करे कि यहाँ कोई उपद्रव तत्व ना है, और उपद्रव तत्व आते हैं तो इनके वॉलंटियर्स वहां पर लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले करें। आपके लोग वहां पर दिन रात वही कह सकते थे सर जो कहा उन्होंने। नहीं, लेकिन अब ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे इतने आसानी से वो इस मुक्ति पा रहे हैं कि भाई जो हिंसा हो रही है उसमें हमारी भूमिका नहीं है। सबको दिख रहा है कि वहां जिस तरीके से खुलेआम हिंसा हो रही है, कम से कम आप उसका विरोध तो करो। आप अपने वॉलंटियर से कह सकते हो कि भाई जो हिंसा करते दिखे उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करो। कृषि आंदोलन ने कोई टेम्पलेट दिए क्या आंदोलनकारियों को, बताइए? टेम्पलेट मतलब एक एनर्जी तो मिलती है उस तरह से कि भाई क्या है, और एक वो रास्ता था जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि भाई लंबे समय तक चलाया आंदोलन। हालांकि वो बड़ा आंदोलन था और उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट था। अभी इनके पास कितना सपोर्ट है नहीं है, कितनी जानकारी मिल रही है, कौन कौन लोग, पंजाब का सपोर्ट अभी उनके पास है, और पंजाब से ही बहुत सारा सपोर्ट हाँ उनको मिल रहा है। तो किसान आंदोलन के लोग भी उनके साथ आ जाएंगे सपोर्ट के लिए। इसमें मुझे तो किसी ने बताया विदेशों से खाना ऑर्डर स्विगी जोमेटो से जाता है, आप ही बता रहे थे 2000 और भी मुझे किसी ने बताई बात। एक रेस्टोरेंट को 2-2000 डिलीवरी का ऑर्डर मिला है। पंजाब से ट्रक भर के सब्जियां आ रही है। अब बात करते हैं इस आंदोलन की, छात्र आंदोलन, सीजेपी का प्रोटेस्ट, इसके उस पहलू की जो सबसे ज्यादा विजिबल है, दिख रहा है, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है हिंसा, पुलिस के साथ टकराव, पुलिस पर हिंसा। लगातार तीसरी रात कल जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों पर हमला किया गया, और इस बार 2 एसीपी और 2 पुलिस इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो पुलिस वाले घायल हुए उनमें कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत शामिल हैं, जयप्रकाश शामिल हैं। कल रात अचानक भीड़ बहुत आक्रामक हो गई और जंतर मंतर के बाहर आरएएफ और पुलिस पर हमला कर दिया। अचानक पुलिस और आरएएफ पर पथराव होने लग गया। पुलिस वालों ने पथराव कर रहे लोगों को जब खदेड़ना शुरू किया तो भीड़ में शामिल कुछ लोग पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। उन्होंने पत्थर तो मार ही रहे थे, उसके बाद पुलिस वालों के डंडे छीनकर उन पर ही वार करना शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए जंतर मंतर के पास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान में भी जुटी हुई है। ये एक तस्वीर है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, और भी विजुअल्स हैं, वो भी आप जरा देख लीजिए। कुटा भाई पथराव हो रहा है भाई।
दिल्ली पुलिस पर हमला, पत्थरबाजी और ये बेकाबू भीड़ है, मॉब है बस। और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां से आते हैं, कहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अच्छा, उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा होता वहां पर, तो ये भी नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया से ये लोग या व्हाट्सएप से मैसेज करके ग्रुप बना करके तब लोग आते हैं। ये अचानक शाम के वक्त भीड़ आती है। अब देखिए पुलिसकर्मी इतने घायल हैं, कैसे पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। अचानक शाम के बाद, कल हमारे सहयोगी बता रहे थे, शाम के बाद अचानक मतलब जब दिन ढल जाता है, क्योंकि दिन में उमस गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हो सकता है कुछ लोग जो है दिन भर में कुछ बिजी भी रहते हो इनमें से। शाम अंधेरा हुआ नहीं, 6 बजे के बाद अचानक अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग गलियों से, सड़कों से, कनॉट प्लेस से, हर तरफ से आने वाली सड़क पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो भी रास्ता जाता है जंतर मंतर की तरफ, उस तरफ ये लोग बढ़ना शुरू करते हैं। जाहिर है टॉलस्टॉय मार्ग खास तौर पर वहीं कल वही हुआ है। ये देखिए, तो ये और ये तीसरे दिन लगातार इसमें एक पैटर्न है ये कि शाम के वक्त, फिर सुबह तक तो फिर भी कुछ ऑर्गेनाइज दिखती है प्रोटेस्ट, शाम के वक्त ये मॉब बन जाता है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजे हुए गुंडे हैं, जिस प्रकार से वो हिंसा में एकदम उत्तेजना में जिस प्रकार से वो हिंसक हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके इस प्रकार की चीज़ें करा रहे हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये उनके ही समर्थन में आए हुए लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा भेजे गए हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के द्वारा भेजे गए हों, चाहे वो जो है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा भेजे गए हों, या भीम आर्मी के लोग हों। लेकिन जरूर इस छात्र आंदोलन में अब ऐसे लोगों का प्रवेश हो चुका है जो हिंसा पर उतारू हैं, और वो चाहते हैं कि पुलिस को इतना उकसा दिया जाए ताकि पुलिस उधर से गोली चला दे। और गोली चलते ही एक आध छात्रों की यदि मौत हो जाती है तो मुझे लगता है कि इस पर उनकी राजनीति जो है वो उसके लिए बड़ी एक ऑब्जर्वेशन ये है, आप ये देखिए कि ये कोई भारत में हमको अकेला देश तो नहीं है जहां पर इस तरीके की चीज हुई है। ये तो आप दुनिया भर में आपको दिखाई देगा। मैं कल फ्रांस का उदाहरण दे रहा था किसी को, देखिए फ्रांस में भी हुआ, वहां भी मतलब मुद्दा तो कहीं कुछ भी हो सकता है। सवाल ये है कि वो उसकी लाइफ कितनी है, कि लोग सड़क पर जब मॉब आता है तो वो क्या करेगा किसी को नहीं पता। वहां तो फुटबॉल के नाम पर आप शहर जला दिया, पेरिस आपने वो भी देखा, मैच तो जीतने मैच के नाम पे जला दिया। तो जब भीड़ आती है तो भीड़ तो फिर भीड़ ही होती है, फिर उसको कोई काबू नहीं कर सकता। आप उसको खदेड़ सकते हो अगर आप उतनी फोर्स लगाना चाहो तो, और वो दिल्ली पुलिस नहीं कर रही, क्योंकि उस साफ कहा गया कि वैसा फोर्स आपको नहीं यूज करना है। होम मिनिस्ट्री ने 20 कंपनियां जो है वो बंगाल लेकिन लाठी नहीं चला रहे सर, लाठी चलाने को मना किया। अब जाहिर है अपने ऊपर आएगी तो कोई भी पुलिस वाला एक्शन लेगा, लेकिन अदरवाइज कहीं भीड़ इकट्ठा हो गई है तो देखते ही है पुलिस की क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत वहां पर एक दो कंपनी दौड़ पड़ती है। मैं आपसे कह रहा था कि क्या ये वैसा ही फिनोमिना है, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो इस सरकार के हाथ में कि कितनी रखनी है। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मतलब आंदोलन में ये सब होता ही है, ये कोई कतई नई बात नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं और छात्र जीवन में आंदोलनकारी होने के नाते कह रहा हूं, ये कभी भी कोई छात्र आंदोलन वाला नहीं करता है, कभी नहीं करता है। संभव ही नहीं है कि इस तरह से पुलिस को पीटे या पुलिस को मार के लेके जाए। पत्थरबाजी होती है, इसमें कोई कहे कि नहीं होता है, और कहां से इकट्ठा क्या कर लेना, जहां हो वहां मिल ही जाता है, कुछ न कुछ हो ही जाता है। लेकिन जब कोई पुलिस को इस तरह से दौड़ा के मारे तो वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो छात्र नहीं हो सकते। आंदोलन ये जिस तरह का दिख रहा है, ये छात्र आंदोलन से ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है। तो अभी जो अभी जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी लेने का वक्त गया, जिम्मेदारी तय कराने का वक्त है। और जिम्मेदारी तय कौन कराएगा? गृह मंत्रालय को कराना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को कराना पड़ेगा। यह नहीं चल सकता ना कि अच्छा प्रतिदिन शाम को अचानक कुछ होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? फिर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही है, फिर विजिलेंस वाले क्या कर रहे हैं, फिर पुलिस के जो बैरिकेड, यहां तो आप सामान्य दिनों में बैरिकेड लगा के 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा देते हैं। कभी भी आप जाइए दिल्ली की तरफ तो जाम लग जाता है। रात में कहे क्या है, कहे दिल्ली पुलिस चेक कर रही, और यहां आप चेक नहीं कर पा रहे हैं जहां ऑलरेडी आपको पता है। और जिनको नहीं पता हो उनको मैं बता दूं, जंतर मंतर पर पिछले 4-5 सालों से दोनों तरफ बैरिकेड है। हाँ, परमानेंट बैरिकेड, जो पहले नहीं होता था, परमानेंट बैरिकेड है। आप जाएंगे तो आपको एक मेटल डिटेक्टर, वो काम करता है नहीं करता मुझे नहीं पता है, लेकिन चूंकि कई बार हम आदत होती है कि जब गए तो पैदल उधर से चले जाते हैं दूसरी तरफ, तो आप जाएंगे तो इधर से घुसेंगे और उधर फिर जंतर मंतर की तरफ निकलेंगे तो दोनों तरफ आपका मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है।
सवाल ये है कि क्या इतनी भीड़ आ रही तो अब कैसे रोकेंगे? नहीं, उनको रोकने का तरीका है। आप अगर रुक नहीं रहे, दो चीजें, बैरिकेडिंग तो जब अलग होती है, भीड़ लेयर्स अपराधी हो रही है, अराजक हो रही है, तो रोकोगे क्या? इन लोगों को पीठ के किनारे करिए, इसमें कौन सा संकोच? हर आदमी के हाथ में, वो देखिए, हर आदमी के हाथ में फ्लैश लाइट वाला फोन है, दिख रहा है ना आपको? बस ये वो लाठी चली नहीं कि वीडियो बनेंगे और डलेंगे। आप समझिए इसको, इससे सरकार बचना चाहती है। आप नहीं भी करेंगे तो भी वीडियो तो जो बनेंगे, लेकिन ये लड़का जो मुंह पे कपड़ा डाल के और सिपाही को मार रहा है, ये कौन है? और इसको अगर खोज के दिल्ली पुलिस अभी तक नहीं ले पाई तो फिर बेकार है। नहीं कुछ अरे एक बात बताइए, जिन लड़कों को अरविंद केजरीवाल छुड़ा रहे थे वो लॉकअप में ही थे ना, तो लॉकअप में तो लिए जा रहे हैं लोग। दोनों मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पुलिस पकड़ तो रही है लोगों को। यही तो है ना, अगर आप मान लीजिए छात्र है, उसके बीच में गया, वो फंस गया, उसको आपने पकड़ लिया, तो आपने एक निर्दोष को पकड़ा, वो बेचारा सरकार के लिए जो असली अपराधी हो बच गया। कपड़े पे ढूंढ रही, मुंह पे कपड़ा लगा के पुलिस वो सब कुछ कर रही होगी। ये वीडियोस हैं, ये सब वो सबूत हैं, इन सब के आधार पर करती है। मेरा स्पष्ट मानना है, दिल्ली पुलिस तय करेगी तो इस तरह की घटना हो संभव है, और उनको तय करना पड़ेगा। दिल्ली को इस तरह से नहीं रखा। एक बयान सुनवाता हूं, एक साथ निशिकांत दुबे को सुन लीजिए जरा। उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया था, उन्होंने एक्स पर तो बड़ा खतरनाक पोस्ट किया था कि भारत विरोधी तत्व, मतलब जिनको भारत टेररिस्ट मानता है, ऐसे लोग जो है वो बात कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। अब वो उन्होंने बयान भी दिया है, सुन लीजिए। जो विदेशी ताकतें हैं, जो खालिस्तान की ताकतें हैं, जो बांग्लादेश इस्लामिक पार्टी की ताकतें हैं, जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, जो सोरोस फाउंडेशन के साथ जो ताकतें हमारे देश में पहले से सक्रिय हैं, जो वो लॉबी जो धर्मांतरण करती थी, FCRA जिसका बंद किया है माननीय मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने, वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं, वही एक्टिव है, और वो संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है, और वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी गए थे प्रधानमंत्री आवास, कोई आवास पर जाता है क्या? आवास का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर जाकर जो है वो मैसेज देना, वो कब्जा करना चाहते थे आवास को, और डायरेक्ट तो वो 100 चुनाव हार चुके हैं, तो उनको ये लगता था इसी माध्यम से जो है वो अपना झंडा गाड़ देंगे और वही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो कह रहे हैं भारत विरोधी तत्व जो है वो शामिल हो गए हैं इसके अंदर, खालिस्तानी तत्व का उन्होंने। देखिए निशिकांत जैसे लोग तो पार्टी के लिए बोझ है, जिस तरीके से उनके बयान आते हैं, कोई मतलब नहीं। आप पार्टी को एक्सपोज कर रहे हो, आप सरकार को एक्सपोज कर रहे हो कि देश विरोधी ताकतें वहां सक्रिय और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आप बता रहे हो कि आपका गृह मंत्रालय, आपकी सरकार कितनी नाकारा हो चुकी है। तो निशिकांत दुबे खुद अपनी सरकार के लिए कह रहे हैं। वहां जिस तरीके से लोग ये उनका डिस्क्रेडिट करने का तरीका है इस प्रोटेस्ट को। किस तरीके से कर रहे हो आप कह रहे हो देश विरोधी ताकतें, वहां असामाजिक तत्व आ रहे हैं, तो भाई आप ये बता रहे हो कि आपकी सरकार उनको रोकने की स्थिति में नहीं है, आपका गृह मंत्रालय उनको आइडेंटिफाइड करने की स्थिति में नहीं है, आपका गृह मंत्रालय सरकार वो फंडिंग रोकने की स्थिति में नहीं है। आप अपनी सरकार को बहुत डिस्क्रेडिट वहां पर पूरी तरीके से कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि अगर वो रोज वहां जिस तरीके से शाम को हिंसा हो रही है, रोज पुलिस वाले वहां जिस तरीके से उनकी पिटाई हो रही है, क्या सरकार को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है? एक दिन का होता तो समझ में आता है, अनिश्चित काल तक यह आंदोलन चलने वाला है। आज अभिजीत दिपके ने कहा कि लंबे समय यहां बैठेंगे, तो क्या रोज रात को पुलिस वालों को आप पिटने के लिए इस तरह छोड़ दोगे कि रोज असामाजिक तत्व आएंगे, पुलिस को पीटेंगे और चले जाएंगे, दिन भर शांत रहेगा, रोज रात को उपद्रव होगा? तो मुझे लग रहा है कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस को आप लाठीचार्ज करने की अनुमति नहीं दे रहे हो, लेकिन पुलिस को आप पिटने के लिए भी नहीं छोड़ सकते हो। ये जो असामाजिक तत्व आ रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इनकी एंट्री बंद हो, आइडेंटिफाइड किया जाए इनके लिए कौन इनको इकट्ठा कर रहा है, किस माध्यम से आ रहे हैं, और ये व्यवस्था सरकार तुरंत करे। वही प्रॉब्लम पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाला है। जब वो पुलिस के एक्शन का वीडियो आ रहा है, पुलिस के एक्शन का वीडियो जब कट के डलता है सोशल मीडिया पे, तो उस पर ये थोड़ी बताया जाता है कि क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था कि इसको पुलिस ने इसको मारा, रोज पिट रही है वहां पर, ये तो जा रहा है रोज। सौरभ, ऐसा है कि निशिकांत दुबे जो बात कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से खारिज भी हमें नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत उनकी बातों में दम भी है। ऐसा नहीं है कि इस अराजक आंदोलन के पीछे जो है वो बाहरी थोड़ा साउंड भी देखिए रखिए बीच में ताकि थोड़ा पता लगे। ऐसा नहीं है, यदि कनाडा से यदि 2-2 हज़ार जो है वो खाने का पैकेट यदि ऑर्डर हो रहा है, अमेरिका से ऑर्डर हो रहा है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बाकी लोग जो हैं इसके पीछे, बाहर के लोग इसके पीछे नहीं है। मैं मान देता हूँ ये सारी, जब स्थिति थोड़ी वोलेटाइल हो ना, तो ऐसे बयान तो नहीं देने चाहिए जिससे वो आदमी और भड़के जो सड़क पे। देखिए, सड़क पर जो भड़का एक आदमी आता है
बोस्टन से चला आता है और आकर के यहाँ आंदोलन खड़ा करता है और उसके पीछे रातों रात 3 करोड़ के 2.25 करोड़ के लोग हो जाते हैं, तो ये सामान्य स्थिति में भी नहीं होता है। ये भी ध्यान रख लीजिए, किसी का भी अकाउंट जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बने, उसका अकाउंट इतना बड़ा करके 2.25 करोड़ के लोग जो होते हैं वो 2 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर नहीं खड़ा हो जाता है। तो कोई ना कोई पीछे की ताकतें हैं। अब रही बात, दूसरी बात कि भाई हिंसा, तो एक कभी तो आप कहते हैं कि छात्रों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस लाठी नहीं चलानी चाहिए, और पुलिस पीट रही है तब कहते हैं पुलिस पीट रही है, पुलिस को पीटने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती है। हम नहीं कह रहे हर उपद्रवी का दुरुस्त इलाज होना चाहिए। मैं कह रहा हूं सरकार ऐसा करने से बच रही है। मैं कह रहा हूं कि यदि आप पत्थरबाजी कर रहे हैं और साथ में स्टूडेंट की भीड़ हो, तो पुलिस क्या जाकर के किसको पीटेगी? आप भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे? तो भीड़ ही दिख रही है उसको। पुलिस को तो लाठी तो चलेगी ही ना, लाठी तो पुलिस चलाएगी। तो बड़ा मासूम जवाब। मैंने पुलिस लेकिन अभी इस वक्त जो है, अब शाम को जो है भीड़ इतनी भारी है कि उसको मैनेज करना आसान नहीं है। दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। नहीं, लेकिन सौरभ जी कल पहले हजार लोग देश में आंदोलन पहली बार नहीं हो रहे, और आंदोलन में शामिल होने वाले पहली बार नहीं। ठीक है। अन्ना आंदोलन के समय तो बाकायदा उस वक्त तो हम रिपोर्टर के तौर पर घूमते, तो इंडिया गेट से लेकर रामलीला मैदान पूरी दिल्ली भरी रहती थी, लेकिन कभी इस तरह की घटना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की घटना नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस इसीलिए प्रशिक्षित होती है कि आप आम छात्र और गुंडा एलिमेंट उनके बीच में फर्क आप कर बताएं, सकें। आप बताएं क्या करना चाहिए पुलिस को? नहीं, ये ब्लैंकेट जवाब नहीं होते ना कि पुलिस को आपने कह दिया कि भाई वो मारेगी नहीं इसलिए वो नहीं मार रही है, या पुलिस पिट रही है, या फिर पुलिस मार रही है। पुलिस का काम ये है कि जब जो जरूरी है वो काम करे। इसको ये ब्लैंकेट तरीके से आप कहते हैं कि, और पुलिस को विक्टिम मानना मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं मानता। पुलिस विक्टिम के तौर पे नहीं है। इसको तो मैं मैनेजमेंट फेलियर मानता हूँ पुलिस का। जो पुलिस की पिटाई हो रही है, ये मैनेजमेंट फेलियर है कि दिल्ली की पुलिस को हम बहुत ताकतवर पुलिस के तौर पर देखते हैं, उसको मैनेज, उसको पता ही नहीं है। मैं बार बार रोज 3 दिन से ये कह रहा हूँ भाई ये इंटेलिजेंस क्या है कि उनको पता नहीं है कितने लोग आ रहे हैं दिल्ली में। 1000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 1 लाख आ रहे हैं। और आप जानते हैं, आप जाते हैं रोजाना दिल्ली में, ये जो लोगों को रोकने का तरीका पुलिस का लेयर में होता है। ऐसे नहीं होता कि आप जो स्पॉट है वहां पर कोई वो लगा देंगे बैरियर, तो उससे वहां पहुंच ये सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भीड़ कहां से चल के आ रही है, लेकिन ये उसको आने क्यों दिया जा रहा है कनॉट प्लेस तक? नहीं, कनॉट प्लेस पर आने दिया जा रहा है कि नहीं आने दिया जा रहा है? एक कहा जा रहा था कि 35,000। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत 35,000 लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो ये भी है कि लोग नाराज हैं। इसको यू पॉजिटिव तरीके से भी तो देखिए, दूसरे तरीके से कि लोग नाराज हैं, लोग आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं। देश भर के लोगों को रोक देंगे ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि इतने लोगों को लाया जा रहा है। 1 मिनट बात कर लेंगे। हाँ, लाया भी जा रहा होगा। आंदोलन में लाया जाता है, नहीं लाया जाता वो इशू नहीं है, लेकिन लोग आ रहे हैं। और ये बात कहना, वैसे तो मुझे एक बहुत तसल्ली है कि निशिकांत जी अकेले आदमी देश में जो देश की चिंता करते हैं, वही देश का सबसे ज्यादा समर्थक लोगों में से हैं। बाकी सब लोग ही देश विरोधी लोग हैं। एक बात बताइए, कौन सा आंदोलन में आप कहेंगे तो मैं शुरू से गिनाऊंगा 1950 से अभी तक जी। हर आंदोलन में दुनिया भर से अलग अलग लोग जो उनके विचार के होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है। वो राम मंदिर आंदोलन हो, वो इमरजेंसी का आंदोलन हो, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आंदोलन हो, वो जो वीपी सिंह के वक्त में जो हुआ था आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन, सब आंदोलन एक बात का जवाब, लेकिन जो बाहर से लोग सपोर्ट करते हैं उसको देश विरोधी कहना गलत बात है। इतना इंपॉर्टेंट मानता भी। इंपॉर्टेंट ये है 20 तारीख को सोमवार को जब संसद कूच हुआ जी, संसद कूच करते हुए, अब आपने उस दिन भी कहा था ये फेलियर है, मैंने मान लिया फेलियर है। अब संसद तक तो नहीं जाने देती ना पुलिस, तो पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। लाठी चलाई तो मैं विरोध नहीं कर रहा। लाठी चलाई तो दुनिया ने कहा कि ये तो बेरहम पुलिस है, इसने तो बर्बरता की है, ये जो जनरल डायर है। सर एक सेकंड आ रहा हूं सर। अब सेम सिचुएशन ये कल, अब अगर कल पुलिस मारे इनको तो फिर सारी पॉलिटिकल क्लास पीछे पड़ जाएगी। मैं तो ये निवेदन किया ही ना कि पुलिस का काम है कि वो उसको ब्लैंकेट तरीके से ना ले, जो जरूरी है उनके पास जिम्मेदारी है ये देखने की कि वो हिंसा। और हमेशा ऐसा होता है कि आंदोलनों में अक्सर ऐसे अराजक लोग शामिल हो जाते हैं। छात्र आंदोलन ही कोई भी आंदोलन हो, उसमें जो आंदोलन करते हैं वो हमेशा डरते हैं कि हिंसा ना हो, क्योंकि उससे आंदोलन का नुकसान होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इसका फायदा उठाकर आ जाते हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि पुलिस की जिम्मेदारी, और पुलिस का तो रुआ भी इतना बड़ा होता है, पुलिस को मारना हो जहां मारना हो वो, और उसको मैनेज करे ना कि ये मैनेज ही नहीं हो रहा, और आप उसको जो मैनेज नहीं हो रहा उसको विक्टिम कार्ड की तरह से ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कह देना कि भाई पुलिस को विक्टिम के तौर पर नहीं देखना चाहिए, मुझे लगता है ये भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है।
पुलिस ने 20 तारीख को संसद के नजदीक तक जाने दिया। वो तो उनको आइडिया ही नहीं था सर। नहीं सुनिए, जाने नहीं दिया, आइडिया ही नहीं था उनको। सुनिए, वो उनको रोकने की 3 बैरिकेडिंग लगाया हुआ था। 3 बैरिकेडिंग पार करके, तोड़ करके, उछल करके, पत्थर मार करके आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए? खदेड़ना चाहिए नहीं चाहिए, टीयर गैस नहीं चलाना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके मारना नहीं चाहिए। एक मैं आ रहा हूं, मैं 30 सेकंड दिल मिल जाएंगे आपको। एक जंतर मंतर पर ही दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर नंद किशोर उनको घेर करके मारा गया, पीटा गया। अच्छा, ये व्यक्ति कोई कहेगा ना भाई अच्छा पुलिस ने मारा तो मॉब ने भी मारा। ये व्यक्ति तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, अकेला था, अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल, क्योंकि जगह नहीं थी तो पैदल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था अपने यूनिट के साथ। उसको पुलिस वर्दी, उसने कहा, उन्होंने बताया कि वर्दी देखते ही मुझे मारा। सुनिए। हनुमान मंदिर रोड पर क्योंकि जगह नहीं मिली तो मैं बाहर रोड पर गाड़ी लगा के पैदल जंतर मंतर धरना स्थल की तरफ जा रहा था। तो संसद मार्ग पर पहुंचा तो वहां पर सर 150-200 लोग ने मेरे पे हमला किया। उनके हाथ में सर लाठी, डंडे, पत्थर और कुछ ने जो कड़े पहने हुए थे उसको उन्होंने पंच बनाकर, और हाथ में शायद उनके कुछ लोगों के पास चाकू भी था, धारदार हथियार थे, उससे हमला किया सर। और मेरी पूरी बॉडी में सर चोटें आई हैं, सर में, आँख पे, पूरी बॉडी में चोटें आई हैं। मेरा जो सामान था, जो मैंने चेन पहनी हुई थी सर, मेरा जो पर्स था वो भी उन्होंने स्नैच कर लिया। और उसके बाद सर मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से मैं भागा हूँ। आप लोगों से बात की गई या अचानक से आपको घेरा गया? किस तरीके से घेराव किया आपका? सर ये एकदम से मॉब जो था ना, वो वर्दी देख के, मैं वर्दी में था, वर्दी देखकर इन्होंने अटैक चालू कर दिया। कोई बात नहीं कर रहे हैं सर वहाँ पर कुछ भी, और स्लोगन्स वो गा रहे थे पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से, और मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एकदम से सर इन्होंने फिर हमला चालू कर दिया और सब इकट्ठे हो गए। मत करो। अब इनको आपने सुना, उनकी हालत देखिए, पूरा चेहरे पे चोट है, सर पे चोट है, पूरा मतलब 200 लोगों की भीड़ ने घेर के मारा होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या 22 टाके हैं सर पे, 22 टाके। सोचिए। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं दरअसल अब दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, और वो वाला विजुअल चले तो अच्छा है, जो पेट्रोल पंप पर पुलिस भागी है और वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। लगा दीजिए जरा। देखिए एक बात, सीसीटीवी वाला जो ये थोड़ा इसको स्टेटमेंट के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ। छात्र आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में अगर आप इस तरह की गतिविधि में कैद हो रहे हैं तो हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि आप घर पहुंच गए हैं। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद हो सकता है कि आंदोलन समाप्त हो जाए। इसकी बात कर रहे हैं और हो सकता है, हाँ ये इसी की बात कर रहा हूं, और हो सकता है कि इसी सीसीटीवी फुटेज से जो आपने मुंह पे कपड़ा लगा के पत्थरबाजी की है, किसी पुलिस वाले को मारा है, आपको उठा लिया जाएगा। इसका तो चेहरा दिखा। और सोनम वांगचुक जी की तरह आपको मेदांता में इलाज कराने की आपकी हैसियत नहीं है। मतलब मैं थोड़ा संदर्भ दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। बिल्कुल आंदोलन कीजिए, मैं एकदम छात्र आंदोलन का पक्षधर हूं, मुद्दा है, आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी आपराधिक घटना में फंसेंगे तो विश्वास कर लीजिए कोई आपको बचा नहीं पाएगा। और अगर एक बार मामला दर्ज हो गया तो अरविंद केजरीवाल जैसे हंसते मुस्कुराते डीसीपी से कुछ बच्चों को छुड़ा ले गए थे, वो बच्चे वो थे जिनके ऊपर कोई मामले नहीं थे, वो पकड़ लिए गए थे। ठीक है, आंदोलन में है तो पकड़ लिए गए। त्रिपाठी जी ने बड़ी खरी कह दी है, इसको सुनना चाहिए। नहीं, उसके साथ ही आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। हर जगह एक कॉलम होता है कि आपके खिलाफ माता पिता रोएंगे। अच्छा, वो माता पिता भी जरा पुलिस केस दर्ज है या नहीं दर्ज सर, वो माता पिता भी गौर करें जरा इस बात पर। ठीक है, आंदोलन में बच्चे आते हैं, ठीक है, नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूछें तो ना कि वो जा रहा है आपका बच्चा तो वो क्या कर रहा है। अगर वो जंतर मंतर पर जाकर बैठ रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो शाम के बाद पुलिस के सामने खड़ा होकर के नारे लगा रहा है, पुलिस को उकसा रहा है या पुलिस को मार रहा है, तो फिर आपको भी सोचना चाहिए कि क्या उसका भविष्य क्या रह जाएगा। मैं जोड़ता हूँ, हर्ष जी ने जो बात कही वो बहुत खरी बात कही। मैं बल्कि उससे एक आगे कह रहा हूँ कि जो लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो इसको रोकने की कोशिश करें। वो ये ना सोचे कि पुलिस की पिटाई हो रही है तो मजा आ रहा है। ये पूरे आंदोलन को खत्म करने वाला भी काम हो सकता है। ठीक सर, नहीं सर, समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद।